आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये अपना सेकंड वीडियो है साइंस एंड टेक का। साइंस से टेक वाला जो सेक्टर चल रहा है उसमें ये दूसरा वीडियो है, तो वो सीरीज का। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है ना। ये सब जो आपने कल जो 3 से 4 जो आपने एडिटोरियल पढ़े थे ना, कल जो आर्टिकल इसमें आए हुए थे, उनके बाद जो फिफ्थ है, फोर्थ कल पढ़ रखे थे, 4, 1, 2, 3, 4, आज पांचवा है। तो ये 5 से आज हम लोग पढ़ेंगे और ये शॉर्ट न्यूज़ भी आज कवर करेंगे। आज ये सब खत्म हो जाएगा साइंस एंड टेक। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, तो इसको हम इजीली समझते हैं। पहले क्या होता है उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें हमें मेंस के हिसाब से क्या पढ़ लेना चाहिए। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस लाइक कि ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो हमें कि ये क्या है कैसे होता है। थोड़ा सा इसका इतिहास तो हम जानेंगे, बहुत पुराने समय से बनते आ रहे हैं। कुछ फ़ायदे एडवांटेज, कुछ चैलेंजेस चुनौतियाँ क्या फेस हो रही हैं, कुछ वे फॉरवर्ड या बिहाइंड, फिर कुछ कंक्लूजन, 1 2 कीवर्ड। यहाँ से ये 2 चीज़ें हमें जाननी है, एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है और सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है ये मैं शायद बताऊंगा आपको, लेकिन सर्कुलर एनर्जी क्या होती है ना, ये आप खुद गूगल करके नीचे कमेंट में लिखना कि आपने देखा कि नहीं देखा, और लिख दिया करो कमेंट में उसमें क्यों इतना कंजूसी करते हो। ओके, फिर हम लोग कोई PYQ देखेंगे, पता चलेगा। तो आओ इसे हम समझते हैं यहाँ से। ये एक फोटो है, फोटो नंबर फर्स्ट, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3। ये सलमान भाई। तो सलमान भाई का फोटो फर्स्ट, फोटो सेकंड, फोटो थर्ड, इन तीनों में डिफरेंस आपको बताना है। ये आज का आपका टास्क है, इसी से हम लोग ये पूरा सब कुछ समझ जाएंगे। तो फर्स्ट फोटो है, सेकंड फोटो है, थर्ड फोटो है। जो आपका सबसे पहला रिएक्शन होगा कि ये सारे सेम है, सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। केवल प्रॉब्लम क्या है इसमें सब में, कि सब में ना साइज को डिक्रीज कर दिया गया है, साइज घटता हुआ आ रहा है इससे से। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है स्मॉल का। तो इसमें क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इनमें क्या है, एक बड़ा पहले रिएक्टर होता था, अब उसके छोटे छोटे रिएक्टर बना दिए गए। तो इनसे क्या फ़ायदा होने वाला है वो हम देखते हैं, कि करके कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, वो हम यहाँ से समझेंगे इस फोटो से। तो फर्स्ट फोटो है जो सलमान खान का, वो काफ़ी बड़ा है, और सेकंड छोटा है, और थर्ड उससे भी छोटा है। अब ये जो ट्रेडिशनल रहते हैं वो है स्मॉल है, ये माइक्रो है। तो ये हो गया आपका माइक्रो, और ये हो गया स्मॉल, और ये ट्रेडिशनल जो बड़ा साइज रहता है। ओके, अब देखो, अब आप खुद बताना, मैं कुछ नहीं, एकदम हम लोग एक बस एक स्टोरी के हिसाब से ना पूरा सब कुछ समझ लेंगे। आप आंसर देते जाइए, मैं 2 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अभी इनमें मैं पूछूं कि कौन सा है जो स्पेस कम लेगा, तो सिंपली अभी तुम्हें पूछे जाएंगे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के एडवांटेज बताओ। तो एडवांटेज बताने के लिए ना आपको इतना जी जान लेके वो मैगजीन पढ़ने का नहीं है, कि आप उधर मैगजीन में पूरा दिन रात की नींदें खो दो, और क्या कहते हैं, बाबू से फोन न करो। ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, इजीली हम समझ सकते हैं इधर ही सब कुछ। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अच्छे से, तो हमें सब कुछ लिखने में और समझने में सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ओके, तो फर्स्ट है स्पेस। तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ये स्पेस ज़्यादा लेगा फर्स्ट, सेकंड वाला फोटो कम लेगा और थर्ड वाला कम लेगा, क्योंकि इसमें सलमान भाई का इमेज बड़ा है, छोटा है, थर्ड और ही छोटा है। तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्पेस कम हो जाएगा तो ऐसे कहीं पे भी किधर भी ले जाके बना सकते हैं। सेकेंडली, जब ये छोटा है, यदि ये मटेरियलिस्टिक चीज होती है, मान के चलो इसकी मूर्ति बना होता है, ये तो इमेज है तो मैंने रिड्यूस कर दिया, लेकिन अभी ये फिजिकल फॉर्म में होता, तो फिर इसको बनाने में ज़्यादा पैसा मांगता, इसमें थोड़ा सा कम पैसा, इसमें और कम। अब इस पूरी तस्वीर को हम बांधेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसको बनाएंगे तो ये उससे कम पैसा लगेगा, और इसमें उससे कम। तो स्मॉल का दूसरा वाला क्या हो गया कि मनी। तो यदि मनी होगा तो इसमें क्या लगेगा, कम स्पेस, कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। अभी ट्रांसपोर्ट करना हो, सपोज आपने जिधर लगाया उधर ये काम नहीं किया, तो आपको इसको दूसरी जगह ले जाना हो, या फिर इसका मटेरियल कहीं दूसरी जगह ले जाना हो, तो स्पेशली आपको ना ये वाला ले जाने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो ये ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं, और असेंबल भी कर सकते हैं। असेंबल मतलब इसे जोड़ जाड़ के, इसके सारे जो पार्ट्स रहे होंगे ना, उन सबको इकट्ठा करके इसे असेंबल भी इजीली किया जा सकता है। ये भी एडवांटेज हो सकता है। अब बताओ रेगुलेट। अभी ये इतना बड़ा सलमान खान है पूरा, तो इसे तो रेगुलेट करना काफी टफ हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, इसे इजीली कर सकते हो। मान के चलो कोई बड़ी चीज है, अभी तो उसे रेगुलेट करने में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें उसमें चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली। और इसमें क्या है, ये थोड़ा छोटा है, तो इसे इजीली आप रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, आपसे बड़ा कोई पर्सन है तो आप उसे रेगुलेट नहीं कर पाओगे। ओके,
तो रेगुलेशन भी इसका काफ़ी अच्छे से हो जाता है। अब देखो, ये बड़ी चीज़ है, तो इसमें क्या है ना, फ्यूलिंग बार बार करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाएगा ना फ्यूल। जब बड़ा रिएक्टर होता होगा वो फ्यूल ज़्यादा खाएगा, तो उसमें जल्दी जल्दी से रिफ्यूल करना पड़ता होगा। छोटा है तो इसे एक बार रिफ्यूल कर दो, 7-8 साल के लिए मस्त मज़े से सो जाओ, और 7-8 साल बाद या 9 साल बाद ऐसा कुछ रहता है इनका टाइम पीरियड, उसके बाद उसे दोबारा से रिफ्यूल करना पड़ेगा स्मॉल वाले को। ओके। अब जैसे मैं बिग और स्मॉल में बता रहा हूँ ना, वैसे ही स्मॉल और माइक्रो में सेम टू सेम चीज़ें हैं, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, सॉरी। तो आप बात समझ गए ना, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। कम स्पेस लेगा, छोटी सी जगह, कोई थोड़ा सा छोटा सा फील्ड है, उसमें आराम से आप सेट कर सकते हो। और पैसा भी कम मांगता है, क्योंकि इधर थोड़ा सा कम चीज़ें बनाने का है। ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाएगा, असेंबल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं इजीली। और रिफ्यूलिंग भी रोज रोज डेली डेली का ये उधर मगजमारी नहीं रहेगा कि अभी तो कल रिफ्यूल किया था, फिर दूसरे दिन तुम्हें करना है। तो इधर एक बार करो, मस्त चिल से आराम करो। ओके। तो आपको ये समझ नहीं आ गया कि बिग ट्रेडिशनल क्या होते थे, स्मॉल क्या है और माइक्रो क्या है। इन तीनों को हमने समझ लिया, कुछ एडवांटेज भी समझ लिए जो ट्रेडिशनल के हिसाब से स्मॉल के हैं ना, वही स्मॉल के हिसाब से माइक्रो स्मॉल के हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, सेम टू सेम यही बात है माइक्रो वाले के लिए कहनी है, अभी आपको माइक्रो पूछा जाए तो। ओके। अब इसके बेसिक बात पे चलते हैं, हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो आपको पता है कि जो आपका ट्रेडिशनल वाला होता है, वो ये होता है जो लगभग लगभग 700+ मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और छोटा है तो फिर ये 300 करेगा, और इससे छोटा है तो फिर ये 10 ही करेगा। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा ये मैंने वहाँ क्यों नहीं बताया, इसलिए क्योंकि ये तो आपको खुद ही सेंस लगा लेना चाहिए कि जो बड़ा है तो ज़्यादा एनर्जी देगा, छोटा है तो कम एनर्जी देगा ना। अभी सेल ले लो तुम, जो बड़ा वाला सेल आता है ना, अपने यहाँ बैटरी में लगता है, वो ज़्यादा टाइम चल जाएगा या फिर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कंपेयर देन वो छोटा वाला सेल आता है उससे। तो उसी टाइप से ये प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। तो ये नीति आयोग ने क्या किया है कि इनका जो आपने एसएमआर हैं, उनका रोल बताया है। जो नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया उसमें कि एसएमआर का रोल, जो आपकी ट्रांजिशन एनर्जी है या एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रहा है उसमें क्या है, ये करंट में था। तो करंट में सिर्फ इतना है कि एनर्जी ट्रांजिशन है, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का क्या रोल है। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आया, ये आप नहीं जानोगे तो फिर आप इस बात को समझ ही नहीं पाओगे कि एनर्जी ट्रांजिशन क्या है। फिर उसमें रोल तो तब होगा ना जब हमें पता हो कि एनर्जी ट्रांजिशन क्या है। अभी मैं कहूँ कि तुम्हारा रोल ना मान के चलो गिलास बनाने में है, जो प्लास्टिक वाले होते हैं डिस्पोजल। अभी आपको समझ में आ गया ना कि आपका रोल किस में है, कि डिस्पोजल बनाने में है, और फिर आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो वो मैं आपको तभी तो बता पाऊंगा, आपके परफॉर्मेंस का आकलन कब होगा, जब आपको पता होगा कि आपने परफॉर्मेंस किया किस में। तो एनर्जी ट्रांजिशन में इसका रोल बताया नीति आयोग ने कि बहुत मस्त है, और इसने ऐसा मस्त काम किया है कि घी दूध की नदियां बह रही हैं एनर्जी ट्रांजिशन के फील्ड में। तो आप जानते हैं एनर्जी ट्रांजिशन क्या है। सिंपल देखो, अभी क्या है ना, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स चल रहे हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स क्या है ना, इन फॉसिल फ्यूल्स को आप ज़्यादा यूज करते हो तो हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के हिसाब से। फिर बहुत सारे उसके इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो खुद ही, क्लाइमेट चेंज और उसमें ग्लोबल वार्मिंग ये सब। तो ये ध्यान रखो, जब हम फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा खर्च करते हैं तो उससे क्या है ना, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। तो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स को हमें कम करना है, और हमें क्या करना है कि हमें फॉसिल फ्यूल जैसे ही कम करने हैं और हमारे जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी और थोड़ा सा क्लाइमेट अच्छा हो जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल से आपकी दूसरी एनर्जी पे, जो अदर टाइप की और भी एनर्जी है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, और भी एनर्जी है, अपनी सोलर एनर्जी है। ठीक है ना। हाइड्रो वाली एनर्जी है जो हाइड्रो वाटर से बनता है। ठीक है ना। सोलर है, और भी बहुत सारी एनर्जी है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी है। इनमें फॉसल फ्यूल से इनके ऊपर जो ट्रांजिशन कर रहे हैं एनर्जी का, इसे ही कहते हैं हम एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है ना। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है कि फॉसल फ्यूल से अदर जो एनर्जी है उन पे मतलब आपको जाना, वही क्या कहलाएगा, एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन करना कहाँ से, फॉसल फ्यूल से अदर पे। तो आपको समझ में आ गया कि जो ट्रांजिशन हम कर रहे थे कोयले वोयले को जलाने की बजाय, जो सब कुछ इसे हटा के, उस सारे ट्रांजिशन को हम न्यूक्लियर से भी कर सकते हैं। और उसमें ही हमने जो किया है, उसी के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट में बताया कि ऐसा ऐसा करके हम कर सकते हैं। ओके।
तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी ट्रांजिशन क्या है। अभी तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है एनर्जी ट्रांजिशन ही मान के चलो कभी न्यूज में आता है, तो आपको ना इजीली समझ लेना है कि एनर्जी ट्रांजिशन होता है क्या है, तो आप समझ जाओगे एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, कि वही ये फॉसिल फ्यूल से अन्य सारी जो एनर्जी है उन पे आपको ट्रांसफर होना है। ओके, तो ये सारी बातें हमारी कवर हो गई कि हमने समझा कि मॉड्यूलर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो क्या है, और इसका जो अभी अच्छा सा इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला और उसने बताया कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, दूध घी की नदियाँ बहा रहा है। ओके, और जानते हैं इसके बारे में। एज पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो अपनी है IAEA, उसने बताया कि ये एडवांस रिएक्टर हैं जो बहुत ही अच्छी सी कैपेसिटी पे काम करते हैं। तो अभी में हम लोगों ने कैपेसिटी देख रखी है, तो इन लोगों की कोई सुनने की ज़्यादा बात नहीं है कि ये अराउंड 300 के मेगावाट के अलावा, सॉरी मेगावाट के अराउंड आसपास ये बनाते हैं, 3 to 300, तो मैक्सिमम हमें पता है कि 300 के अराउंड तक जा जाता है। तो ये लिखा हुआ है इधर 30 से 300 मेगावाट। ओके, तो इसकी रूट्स, थोड़ा इतिहास जानना हो तो वो 1940-50 में इन्हें बनाया गया था, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। मिलिट्री पर्पज के लिए उन्होंने 1940 और 1950 के बीच में बनाया होगा कहीं। तो ये क्या है, स्मॉलर हैं, ठीक है ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं। तो अभी जो हमने देखे हैं इसके एडवांटेज वही है कि इसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है और इजीली कहीं पे भी इसे असेंबल कर सकते हैं। ओके, तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या है हमने देख लिया, एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि ऐसे साइकिल चलता है और उसमें इकोनॉमी चलती है, लेकिन ये हम लोग बाद में जानेंगे, और बड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में। तो ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर इकोनॉमी एक सर्किल में चलता है। अभी क्या है कि इसके बारे में देखा जाए तो इंडिया में अभी इतने ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी बना ही नहीं है, केवल ये दो हैं। तो इसका करंट स्टेटस क्या है इधर दिया हुआ है, एक कि 2 SMR प्रोजेक्ट है रीच्ड एट द ऑपरेशनल स्टेज। दो ही हैं जो चल रहे हैं, मैंने बोला था ना। एक है अकाडेमिक लोमनसो जो रसिया में है, ठीक है ना, ये फ्लोटिंग है, किसी नाव के ऊपर बनाया होगा जैसे शिप के ऊपर फ्लोटिंग करके, क्योंकि ये छोटा है तो मस्त किधर भी कोपचे में रख के मस्त मजे से आप बना सकते हो एनर्जी। तो अकाडेमिक, तो एक हमें टर्म मिल गया है, अभी कल पूछता है कि वो अकाडेमिक समटाइम इन न्यूज़, फिर बताना है क्या है ये, कि ये मछली है, कबूतर है, या फिर किसी का कुछ है, तो आप बता देना कि ये एक फ्लोटिंग SMR है, ठीक है ना। सेकंड है STRPM डेमोन्स्ट्रेटिंग SMR, ये चाइना वाले हैं, तो ये STRPM करके लंबा सा नाम रखें। इन्होंने अभी चालू कर लिया अपना, तो अभी दो ही चालू हैं, एक रसिया में और एक चाइना में, और अपन लोग के पास अभी ये बना नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक पहुंचे नहीं है। ओके, तो एडवांटेज क्या है SMR के, मस्त हमने सीख रखे हैं सारे एडवांटेज। अडेप्टेबल एंड स्केलेबल, क्या है ना, ये मस्त ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करता है हमारी एनर्जी और कम, ठीक है ना। आप स्केल कर सकते हो इजीली, क्या होगा, सप्लाई को ज़्यादा कर सकते हो और सप्लाई को कम कर सकते हो। स्केल करने का मतलब है आपको जब सप्लाई बढ़ाना हो बढ़ा लो, जब घटाना हो तो वो रेगुलेशन का हमने देखा था ना, इसे रेगुलेट इजीली कर सकते हैं। लॉन्ग रिफ्यूलिंग इंटरवल वो हमने बताया आपको, 7-8 साल चल जाता है, मस्त छोटा है तो। कॉम्पैक्ट डिजाइन, डिजाइन एकदम छोटा सा है, तो छोटू मोटू सा है, किधर भी इधर, अभी हमने देखा फ्लोट भी करा सकते हो, किसी नाव में भी रख सकते हो, छोटू मोटू होने का फायदा है, वो हमने देख रखे हैं पहले। पैसिव सेफ्टी फीचर्स, इसमें काफ़ी से अच्छे अच्छे से मतलब फीचर्स आए हुए हैं, जिससे कि आप आसानी से कब्जे में ले सकते हैं, मतलब रेगुलेट कर सकते हैं। वही अभी हमने सलमान खान वाला फोटो देखा था, इकोनॉमिकल है, वो सस्ता है, हमने देखा सलमान खान वाला फोटो में कि ये छोटा है तो कम पैसा लगता है, तो इजीली हो जाएगा। तो आप क्या समझ सके अब तक, SMR क्या है हमने समझ लिया, वो आप उधर से देख लेना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है और वो छोटा वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है ना। अभी नीति आयोग ये करंट में क्या होता है, वो एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत इसने दूध घी की नदियाँ बही हैं। इसके एडवांटेज क्या है वो मैं बता चुका हूँ, छोटा है क्या क्या है वो उधर आपने सुन लिया। अब देखते हैं इसके चैलेंजेस क्या क्या है, इसे बना के चलाने में क्या खामियां आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी चॉइस इशू। अब टेक्नोलॉजी चॉइस इशू का क्या मीन्स है वो हम समझते हैं थोड़ा सा। क्या है ना, ये 80 जात के अलग अलग तरीके से 80 जात के लोगों ने SMR बनाने की कोशिश की है। अब ये साला समझने में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला अच्छा है कौन सा वाला खराब है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, तो इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो ये अच्छी 80 जात की टेक्नोलॉजी है, कौन सी यूज करें ये नहीं पता कर पाए, तो वही चॉइस इशू है कि कौन सा वाला चॉइस करें।
फाइनेंसिंग, वो फाइनेंसिंग का इशू अभी काफ़ी है, क्योंकि इसमें ना अराउंड $100 बिलियन 2020 तक हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा इन्हें बढ़ाने के लिए। तो इतना पैसा मांगता है हमें, जो कि इसका एक्सपेंशन हो चुके, तो पैसा बहुत ज़्यादा है, 100 बिलियन। ठीक है ना। तो ये फाइनेंस का कमी है, इधर पैसा चाहिए, तो पैसा कहीं से आएगा तो हम देखेंगे। लाइसेंसिंग चैलेंज, अब ये लाइसेंस बनाने के लिए भी चैलेंज चल रहे हैं, क्योंकि कौन सा वाला प्रोसेस से क्या होगा, क्योंकि अभी ये ऑपरेशनल ही नहीं हुआ है, तो अभी इसका प्रोसेस समझ में नहीं आता। प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तो फिर हम इसका लाइसेंस का क्या क्या करेंगे, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सप्लाई चेन इशू, अब सप्लाई चेन इशू क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें किधर से क्या करना है, ये बात तो तभी पता चलेगी ना जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे, कि इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या नहीं आ रहा है। ये सब कुछ का पता चल पाएगा जब हम ऑपरेशनल इसे करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आएंगी सप्लाई चेन इशू में। ठीक है ना। सेफ गार्ड चैलेंज, सेफ गार्ड चैलेंज मतलब ऐसा है कि मोस्ट कंट्री जो हैं एसएमआर की टेक्नोलॉजी जिन्हें मतलब जिन्होंने ऐसा करके देखा है, वो कोलैबोरेशन करना पड़ेगा हमें उनके साथ में, जिससे कि हम उन जिन्हों जैसे अभी चाइना है और रसिया है, उन दोनों ने चालू कर लिया है, तो उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कैसे कैसे इसे काम करते हैं, चलाना सीखना पड़ेगा, एक कॉमन भाषा में कहें तो चैलेंजेस हैं थोड़े से। स्टोरेज एंड डिस्पोजल, अब ये रेडियो एक्टिव बीस इसका निकलेगा ना, क्योंकि ये न्यूक्लियर है। ठीक है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो उससे क्या होता है, उसका वेस्ट है, वेस्ट के रूप में क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो अब वो उधर उसे किधर डालें, क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक होता है, तो अलग जात की बीमारियां कर देगा। तो वो भी एक बड़ी समस्या है कि ये वेस्ट को किधर रखा जाए। तो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, अभी कौन सा वाला टेक्नोलॉजी हमें चूज करने का है। इधर पैसा मांगता है थोड़ा सा, क्योंकि फाइनेंस चाहिए हमें, लाइसेंस का दिक्कत है क्योंकि ऑपरेशनल नहीं है अभी, और सप्लाई चेन का थोड़ा इशू है, और उसके बाद जो वेस्ट निकलता है उसका एक अलग इशू है। बे बे हेड क्या है। अब बे फॉरवर्ड जानने के लिए वो मैंने पहले ही टेम्पलेट कल आपको तैयार करवा दिया था, और मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि आप एनी हाउ से क्या करो, लर्न करके आओगे। तो शायद आपने लर्न कर लिया होगा, तो हमें ज़्यादा समस्या नहीं है। अब देखो, हमने अभी चैलेंजेस पढ़े ना, उन्हीं से हम इजीली कैसे कैसे करके बे फॉरवर्ड बनाते हैं। जो मैंने कल ट्रिक सिखाया था आपको वही है, कि आसानी से आप चैलेंजेस को ही बे फॉरवर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो कल जो ट्रिक था ना, उसको आपने दोबारा से रिवाइज किया होगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। कोलाबोरेशन, हमें कोलाबोरेशन करना चाहिए। जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल बना लिया है उनके साथ हमें हाथ मिलाना चाहिए, और हमें भीख मांगना चाहिए, प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा इसके बारे में सिखाओ ना, कि ये किधर किधर कैसे कैसे काम करता है। यदि वो सिखा देते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं सिखाते हैं तो फिर हम लोग को खुद का उधर कुछ और करना पड़ेगा। क्या क्या कोलाबोरेशन करना चाहिए। जो अपडेट सेफ्टी असेसमेंट मैथोलॉजी, मतलब उसमें क्या क्या है, अपडेट कर लेना चाहिए। जैसे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस इलाका है, जैसे हम बायोस्फीयर एरिया में करते हैं ना, ये उससे कम डेंजरस इलाका है, ये उससे कम डेंजरस इलाका है। इधर आप खुले घूम सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इधर जाने के लिए आपको उधर बैठे जो भी रहेंगे अधिकारी या फिर गार्ड, उनसे पूछना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए तो बिल्कुल मनाही है। तो जैसे भी आप बायोस्फीयर रिजर्व में हम पढ़ते हैं ना, कोर एरिया और फिर बाहर के साइड में, वैसे ही इनकी एरिया बनाने चाहिए, और जिससे कि सेफ्टी अच्छे से बने जाए। कोलाबोरेशन कर लो, सेफ्टी का ध्यान रखो, कोई एक स्टैंडर्डाइज डिजाइन बना दो। वो मैंने बोला था 80 जात के इनके पास डिजाइन है, तो उनमें से कोई एक डिजाइन अच्छा लगे, उसे सब लोग मिलके चूज कर लो, पूरी फैमिली बैठ के, और उसके बाद कहो कि भाई यही होगा। ठीक है ना, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं वैसे कोई स्टैंडर्डाइज डिजाइन बना दो। कैटेलाइज प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो मैंने बोला था 100 बिलियन का इधर फाइनेंस चाहिए, पैसा मांगता है, तो फिर वो प्राइवेट मेंबर वाले एलोन मस्क और फिर इन सबको बुलाओ, और इनसे कहो कि थोड़ा थोड़ा पैसा डालो इस बास्केट में, और उसके बाद में और मजा आएगा, क्योंकि हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना है। और ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में क्या है ना भाई, जब भी कोई ह्यूमन रिसोर्स किसी चीज में चाहिए होता है, तो वो ऐसे ही किसी ऐरा गहरा ठलुआ को नहीं पकड़ लेने का है, उधर स्किल चाहिए। तो इधर ऐसे लोग चाहिए जो स्किल्ड हों, पहले से पूरे अच्छे से मतलब स्किल्ड, मतलब सारी चीजें जानते हों कि कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है, यदि कोई दिक्कत यहाँ हो जाती है तो उसमें क्या करना है, मतलब एकदम स्किल्ड होना चाहिए। उसे थोड़ा सा उस सारी चीज़ों से रूबरू होना चाहिए, और जानकारी हो कि एक चलता कैसे है, पता चले कि अभी जो अननोन पर्सन है और उसको रख लिया, स्किल्ड है नहीं है, और फिर वो ऑन की जगह ऑफ कर रहा है, ऑफ की जगह ऑन कर रहा है। ओके। कंक्लूजन लिखना हो तो सिंपल, एक कोई कीवर्ड मिल जाए तो हम इसे कंक्लूड कर देंगे। हमारे पास कीवर्ड एक मिला था ना हमें, हम उससे पूरा कंक्लूजन सेट कर सकते हैं। जैसे देखो, हमने देखा था इसमें एक कीवर्ड आया था, एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है ना, एनर्जी ट्रांजिशन।
अभी एनर्जी ट्रांजिशन तो हम समझ रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है सीधा, इसके ऊपर ही तो नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाला, इसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं। तो सिंपल, हम क्या चाहते हैं, नेट जीरो करना चाहते हैं, जो भी हमारा है एमिशन गोल उसके हिसाब से। तो सिंपल लिख दो कि हमारा ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, ये जो आपका एसएमआर है बहुत अच्छी चीज़ है, और ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा हमारा, और हमारा जो अचीव नेट जीरो टारगेट है 2070 तक, वो हमारा फुलफिल हो जाएगा इससे। बस यही तो उन्होंने लिखा है। लार्ज साइज रिएक्टर होते हैं वो बन नहीं पाते हैं, छोटा वाला है और कम फ्यूल लेता है, बहुत सारे दिनों तक रहता है, और ये नेट जीरो कर देगा। बस यही तो सिंपल बात सीखनी है हमें। इनकी लैंग्वेज बहुत टफ है, हम लोगों को तो अपनी भाषा में लिखना है, मस्त 2 लाइन में लिख के खत्म कर देना है। ओके, ये इन्होंने और देख रखा है कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो कुछ काम के नहीं है, और आपको दिल करे तो आप इन्हें पढ़ लेना। बाकी हमने 2-3 तो कवर कर ही लिए कि इन्होंने अलग जात से बना दिया, जो लिक्विड मेटल कूल्ड के हिसाब से चलेगा, एयर से चलेगा, टेम्परेचर से चलेगा, उसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो आर्टिकल है वो है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी से पहले इसका थोड़ा माई बाप को खगोल के देखना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी आई किधर से और ये किसका पार्ट है। ओके, थोड़ा सा आगे देखते। सबसे पहले ना हम जानते हैं कि जो बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक, अभी बायोमेट्रिक क्या है, तो बायोमेट्रिक का ही एक टाइप है फेशियल रिकग्निशन, जो हम मोस्टली टाइम पे अपने फेस पे, जैसे वो देखा होगा आपने कि हम लोग फ़ोन चलाते हैं ना, तो उसमें फ़ोन में हम जैसे ही देखते हैं, पहले सैमसंग के फ़ोन आते सबसे पहले, तो उसमें मुंह दिखता था पूरा, अभी वो आईफोन में तो आई के हिसाब से, मतलब आंखों के हिसाब से दिखता है, इसमें पूरा फेस दिखता था, और उसके बाद वो रिकग्नाइज करता था। ऐसा देखा है। कभी कभी मैं इतनी सुंदर हूँ टाइप लोग ओपन नहीं कर पाते थे, वो क्यों नहीं कर पाते थे वो तुम्हें पता है। तो वो ही फेशियल की बात हो रही है, लेकिन हम बहुत सारी और भी चीज़ें उनको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं ना, जिससे कि हम दोबारा कभी इसके लिए नहीं बैठें। तो बायोमेट्रिक क्या होता है, मुद्दे पे आते हैं। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या है ये, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके पास किसी भी जो कोई भी है, मान के चलो ये अपना भाई है, अब ये बायोमेट्रिक का है, इसका मतलब इसका कुछ न कुछ जो इंडिविजुअल है इसकी कोई यूनिक चीज होगी, यूनिक मतलब एकदम अलग, ठीक है ना, कोई ना कोई तो इसका यूनिक ट्रेट होगा, गुड, ठीक है ना, कोई यूनिक गुड होगा। ओके, जो औरों से इसे अलग कर रहा होगा। सपोज दैट आइज हैं, आइज में कुछ अलग होगा। अभी ये इसके हैंड है, ये हाथ लेते हैं हम, इसका अंगूठा लगवाते हैं, तो इस पे जो लाइंस रहती हैं, ठीक है ना, वो अलग होंगी। इसकी आंखों के अंदर जो रेटिना है उसके आसपास जो लाइंस रहती हैं वो अलग होंगी। ऐसे अभी इसका हैंड रखवा लेते हैं, तो हैंड में जो लाइंस होती है वो अलग होती है। हर एक पर्सन ना, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं ना, वो 99.99, मतलब ऐसे मान लो 99% सेम है, ऐसे कुछ भी मान लो, तो 1% डिफरेंट होते हैं। एनी हाउ, इतना तो होंगे ही होंगे डिफरेंट, उससे भी कम होता है, लेकिन मैंने एक ओवरऑल ऐसी हाइपोथेटिकल चीज़ें ले ली है कि हर एक आदमी एक यूनिक ट्रेट रखता है, मतलब कुछ न कुछ अलग ऐसा गुण रखता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन है। ओके, तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा है। अभी कभी ऐसा पूछेगा भी तो बायोमेट्रिक पूछेगा, वो फेशियल रिकग्निशन को स्पेशली नहीं पूछेगा मेंस में। तो बायोमेट्रिक क्या है, तो आप इधर बता दोगे कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन यूनिक डिस्टिंगुएबल ट्रेट। अभी इतना कठिन हमें समझना नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, कि ये क्या है, एक जो व्यक्ति रहता है, इंडिविजुअल पर्सन रहता है, उसकी यूनिक ट्रेट को बताता है कि उसमें क्या अलग है सारी दुनिया से, और उसी के हिसाब से उसे पहचान लेता है। बिसाइड फेशियल रिकग्निशन देयर इज द मैनी अदर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। अब देखो कौन सी हो सकती हैं, इसे नीचे समझ लेते हैं। मान के चलो ये आप हो, ठीक है ना, तो क्रिस्टियानो पांडे या फिर अपना कालू, कुछ भी ले लो। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने देखा होगा ना, आप कभी कभी आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, ऐसे आधार पे डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करवानी हो, या फिर आपने आधार कार्ड के कोई भी चीज़ चेंज करवानी हो, डेट ऑफ बर्थ के अलावा और भी चीज़ें, मोबाइल नंबर भी चेंज होता है। तो जब आप अंगूठा लगाते हैं ना, आप जैसे ही ऐसा है अंगूठा यहाँ पे रखेंगे मशीन पे, तो अंगूठा रखने के बाद ना, वो उसके फ़ोन में या फिर उसके मतलब सिस्टम पे, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी रहा होगा, उस पर ना ग्रीन कलर का ऐसा मैच हो जाता है, ऐसे ग्रीन कलर का ओके लिख के आता है, मतलब ऐसा लाइन खिंच जाता है, तो उसका मीन्स होता है मैच। अब इसका मीन्स क्या है, इसे समझ लेते हैं यहाँ पे। मतलब एक डेटा था जो उसके सिस्टम में ऑलरेडी था, जहाँ पे वो मैच कर रहा है, और एक आपका फिंगर था। आपके फिंगर से क्या हुआ, वो डेटा कहाँ गया, उसके सिस्टम में, और सिस्टम में जाने के बाद, ये मान के चलो सिस्टम है, और उसमें जो डेटा था उसके साथ मैच हुआ। यदि आपका हाथ का और सिस्टम का
डेटा दोनों ही सेम है तो क्या होगा, ग्रीन कलर का मैच हो जाएगा। मतलब आप वही आदमी हो जिसका जो डेटा है जो हमने सिस्टम में भरा हुआ है, मतलब सेव करके रखा हुआ है। ओके, तो फिर वो कहेगा आप वही हो, तो आपका इजीली क्या करेगा, कहेगा हाँ ठीक है, हम डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी चेंज कराना कर देगा। एक और चीज देखते हैं, आप जब सिम कार्ड खरीदने गए होगे ना, जब भी आप सिम कार्ड खरीदने गए होगे, तो सिम कार्ड के टाइम पे वो आपकी आंखों के सामने ऐसा एक फोटो लेता है, फोटो के साथ साथ ना वो आपके फेस के सामने कहता है इधर सामने आंखें करो, और आंखों से रिकॉग्नाइज करता है आपको। ओके, जब आंखों वाला रिकग्निशन हो जाता है तो फिर वहां पे भी टिक हो जाता होगा। अब मेरे को आप खुद बताओ ये टिक क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों साइड से डेटा मैच कर जाता है। ओके, तो ये दोनों बातें थी, इनको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आया कि फिर जो अपना बायोमेट्रिक है वो क्या है। तो आप समझ गए कि हम किसी भी इंडिविजुअल आदमी का जो बायोमेट्रिक के हिसाब से ना यूनिक ट्रेट खोजते हैं, और यूनिक ट्रेट से पता करते हैं ये कौन सा आदमी है, और उसका डेटा हमारे पास होता है तो ग्रीन टिक हो जाता है। अब ये बहुत सारे टाइप टाइप का हो सकता है, देखो कौन से टाइप है। टाइपिंग स्टाइल, बहुत सारे ऐसे भी मतलब सिस्टम होते हैं जिन पे आप टाइपिंग स्टाइल से पता कर सकते हैं, कि ओपन कर सकते हो उन्हें कि हाँ ये वही आदमी है जो ऐसे टाइप करता है। नेविगेशन स्टाइल, जैसे आईफोन होता है ना, उसमें ऐसा रहता है कि आप नेविगेशन के हिसाब से ना शॉर्ट की सजेस्ट कर दो कि मैं ये लाइब्रेरी है और यहाँ पहुंच जाऊंगा, तो अपने आप फ्लाइट मोड पे चला जाता है। और फिर जैसे ही आप उस नेविगेशन मतलब वह प्लेस से, रीजन से, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस से अलग होते हैं ना, तो अपने आप वो फ्लाइट मोड से हट जाता है और नॉर्मल पे आ जाता है। ओके, सिग्नेचर, फेस, वो हमने अभी देखा सिम कार्ड वाला, आपका चेहरा पता करता है। ओके, आईज स्कैनर, आप पता ही चल गया। केमिकल एंड जीन, वो आप डीएनए जब चेक होता है तब उसके हिसाब से वही पता चल जाता है। वीन रिकग्निशन, आप पूरा हाथ रखते हो, ऐसा मूवियों में देखा होगा, हाथ रखते हैं और फिर वो हाथ रखने के बाद में ना इजीली आपको पता चल जाता है कि खुल गया सिस्टम। वॉइस रिकग्निशन, ये भी आप आवाज लगा दो खुल जाएगा। फिंगरप्रिंट, फिजिकल स्टाइल, ऐसे कोई छूता है पकड़ के देखता है तो पता कर लेता है, ठीक है ना। और इंटरेक्शन स्टाइल, ऐसा उंगली रख के, फिर वो जेम्स बॉन्ड टाइप की मूवी उनमें देखा होगा तुमने। तो हम समझ के बायोमेट्रिक है वो यूनिक ट्रेट पता करते हैं, और इसके 36 जात हैं अलग अलग तरीके से। उनमें से एक जात का हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं फेशियल रिकग्निशन। फेशियल रिकग्निशन के इसका इधर थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ था, एक हमारी सरकार है, वो एक पोर्टल चलाती है, संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल, अब ये क्या काम का है, इसका एक इम्पोर्टेंट काम था जो मेरे को बताना था, कि आपका फ़ोन है ना, जब खो जाता है, आपका फ़ोन खो जाए तो आप संचार साथी पोर्टल पे जाके उसे ऐड कर दो, और जो भी वो चीज़ें पूछे वो बता के विथ एफआईआर, और उसके बाद में फिर वो उसको ट्रेस करते रहते हैं कि ये खुलेगा तो फिर वो आपको बता देंगे। बशर्ते वो आपका फ़ोन को लॉक बॉक्स न तोड़वा दे। यदि वो वैसे ही ओपन करता है तो फिर वो आपको इंडिकेशन देगा उधर आजू बाजू वाली पुलिस को, और बोलेगा कि ये फ़ोन ऑन हो गया है। और यहाँ पे आप जाके फ़ोन को ट्रेस के अलावा ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये फ़ोन ब्लॉक हो गया। ओके, और वहाँ पे आप जाके बता सकते हैं कि ये मेरा फ़ोन खो गया है। तो यही है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जान सकते हैं, इसमें लिखी हुई है। आप ये जान सकते हैं कि आपके नाम पर कौन से मोबाइल नंबर की सिमें हैं। जैसे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ना आप 8 सिमें ले सकते हो आप एक आईडी से अपने पूरे टाइम में, 8 सिमें। तो अभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, पहले ज़माने में क्या होता था कि आप अपनी आईडी दे के आओ, और आईडी देने के बाद में क्या होगा कि आपको सिम देते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, आपकी सेम आईडी लेके ना दूसरी जगह वो दूसरे को सिम दे देता था, लो भाई ये भी इन्हीं की आईडी है, ठीक है ना। पहले आधार कार्ड नहीं लगता था, तो ऐसा हो रखा हो कि आपके आईडी पे, आपके आधार कार्ड पे या फिर कोई दूसरी आईडी पे लोगों ने सिम ले रखी हो बहुत सारी, तो वो भी आप इस पोर्टल पे जाके पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो मैंने बताया था, फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं, अपने ईएमआई का IMEI होता है उसको चेक कर सकते हैं। ओके, आप ये भी चेक कर सकते हैं जो सेंट्रल इक्विपमेंट INT रजिस्टर होता है, और ये भी सिम भी पता कर सकते हैं कि कितने सिम आपने इसमें हैंगे आपके। ओके, तो जो DOT है ना, डिपार्टमेंट ऑफ द टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है ना, तो इसने क्या किया है कि एक आर्टिफिशियल AI को डेवलप किया है, जो फेशियल रिकग्निशन टूल के साथ में काम करता है। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत बात है। अभी यहाँ पे एक हमें टर्म मिल गया, शायद कभी लिख के आ जाए हमारे पेपर में, कि ASTR ऑल्सो इन न्यूज। तो ये क्या है, तो आप बताओगे ये टर्म न्यूज में था तो क्या है, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं
तो वहाँ पे आओ उससे पहले। तो इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। अब ये बड़ा लंबा है, लेकिन शॉर्ट में हम समझ जाएं तो यही है, एक एआई सिस्टम है जो क्या करेगा, आपका मुंह देखेगा और हंसेगा नहीं, आपका फेस देखेगा, और फेस देखने के बाद आपके जो टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर आप हैं उसके बारे में पूरा डिटेल दे देगा। जो मैंने बताया था वो सारा डिटेल किस पे शो होगा, वो होगा संचार साथी पे शो। जो भी आपकी बारे में जितनी भी डिटेल उसे लेनी होगी वो पूरी डिटेल ले लेगा और संचार साथी पे शो करा देगा ले जाके कि ASTR एक एआई है, ठीक है ना, जो फेस रिकग्निशन पे बेस्ड है और आपके सिम सब्सक्राइबर के बारे में बताता है। ये क्या क्या बताएगा, ये संचार साथी हमने पढ़ लिया है। तो ये सिम इशू यूजिंग के कितने लोग हैं जो आपकी सिम यूज कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर चुके हैं। फॉर रनिंग चेक अभी कितनी सिमें आपके चल रही हैं वो भी पता कर सकते हैं, वो हमने देख लिया क्या क्या हो सकता है। तो कितनी सिमें हम एक बार में क्या कहते हैं निकाल सकते हैं, 8। तो ASTR भी है, ये भी आपकी 8 सिमों को रिकॉग्नाइज कर सकता है। यदि 8 से ज़्यादा है तो फिर हम वैसे भी किसी को 8 से ज़्यादा सिमों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये DOT की गाइडलाइन है। अभी तुम कहोगे नहीं मैंने तो 25,000 की सिम ले रखी है, तो वो मेरे को नहीं पता कैसे ले रखी है, पर DOT है ना जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने यही कहा है कि 8 सिम ले सकते हैं। ओके। वो पहले लोग जब रिलायंस और जियो आया था ना, तब तो कोई भी फिर 6,000 की सिम लेता था, एक बाबू को एक अपने पास, कल फिर बैलेंस खत्म हो गया, फिर नई सिम, फिर उधर भी एक नई सिम, ऐसा करके। लेकिन उसके बाद में अभी ये कुछ दिनों पहले ही ये रूल्स बनाए गए हैं, तो उसके बाद में ये सब कुछ काउंट होगा। पहले जो हो गया वो हो गया, तो इसे इसीलिए हम लोग हटा देते हैं, दिल पे मत लेना। ओके। तो सोना बाबू बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, फिर वो वीडियो को डिसलाइक करेंगे। वो मोदी जी की कृपा है कि अब डिसलाइक नहीं होता है। ओके, तो डोंट वरी। तो ये आपको मैंने बता दिया, 8 सिम आप एक बार में कर सकते हैं। ये क्या है, डाइवर सब्सक्राइबर इमेज डाल सकते हैं, FTR कर सकते हैं। अब थोड़ा ये सब वही बात थी जो मैंने बता रखी है, उन्होंने लिखी हुई है, हमने वैसे ही कॉमनली बातचीत कर ली थी। अब ये FRT क्या है, तो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है। अभी ये किसका पार्ट है तो बता सकते हो आप, बायोमेट्रिक का है। और ये क्या ही काम करता होगा, तो इसका अभी काम मैं ढूंढने बैठूं कि एप्लीकेशन बताओ, इसके बेनिफिट बताओ, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को बताने की जरूरत है, ये तो सब लोग जानते होंगे। ये फ्रॉड को डिटेंशन कर सकता है। हाँ, जब आपके पास फेशियल रिकग्निशन है तो आप तुरंत जाके ना आपका मुंह देखेंगे, क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। देखा होगा आपने मूवियों में कि जैसे ही आदमी का इधर ऐसा फेस लगा देते हैं और फिर उसको रिकग्नाइज करते हैं। हमने असुर में देखा था ना कि ये आदमी है, यदि वो 90+ मैच कर जाता है तो हमें शक होता है कि यही आदमी वो है। ओके। एयरपोर्ट पे जाओगे तो अभी उधर चेकिंग होती है, तो फिर वो इधर फेस दिखाओ, मुंह देखते ही गेट खुल जाएगा, और बशर्ते आपने मेकअप न किया हो। ओके। फिर बैंकिंग में भी आप आराम से जाके ATM के सामने रुपए निकाल सकते हो, तो चोरी बच जाएगी, क्योंकि वो सामने आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है ना। हेल्थ केयर में भी आपका ये काम कर सकते हैं कि आप जो पेशेंट है उनको रजिस्टर कर सकते हैं फेस से, और फिर जैसे ही उसका फेस दिखाओगे, ये पेशेंट का फेस आया, उसके बाद उसने कौन सी रिपोर्ट्स कराई थी और क्या क्या इशू है इसको, और कौन सी बीमारी से ये पीड़ित है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन बेनिफिट कोई मेरे को लगता है वो बड़ी बात नहीं है। और ये एक और चीज़ बड़ी बात है जो ये है कि आप यही सारे बेनिफिट ना सबके लिए लिख सकते हो। कोई भी बायोमेट्रिक इशू, मतलब बायोमेट्रिक से रिलेटेड हो, चाहे वो क्या कहते हैं फिंगर वाला हो, वॉइस वाला हो, कुछ भी हो, उन सब में ना ये बेनिफिट्स हो जाएंगे। ये कोई पर्टिकुलर एक एक के लिए अलग अलग नहीं रखने। तो बायोमेट्रिक है ना, वो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन तो उसका एक पार्ट है, तो इजीली कवर हो जाएगा। ओके। ये सबके एडवांटेज, एप्लीकेशन, बेनिफिट हैं, जो भी कह सकते हो। ओके। तो इधर देखते हैं, ये जो आपका FRT है ना, ये फोटो वीडियो और रियल टाइम, ये फोटो से भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, वीडियो से भी रियल टाइम है, तो ये हम बातचीत कर चुके हैं कि कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करता है। अब ये कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसके पीछे थोड़ा एक अलग साइंस है, तो आप चाहो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। सपोज दैट आपका फेस है ये आपकी आंख है, खूबसूरत आंख है, ये आपका मुंह, ठीक है ना। अब क्या है, ये फेस एक और है, वही खूबसूरत आंख है, वही प्यारा मुंह। ओके। तो इसमें ना डायमेंशंस होती हैं, आपने ऐसा कुछ देखा होगा कहीं मूवी या वेब सीरीज में, मैंने कहीं पढ़ा है सही, कि उसमें क्या है ना, हमारे फेस का ना एक लेंथ होता है और एक हाइट होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि आपकी लेंथ फेस की और ऐसी हाइट यहाँ पे भी लेंथ, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में
पता कर लेता है कि ये कितने इंच का है या कितने सेंटीमीटर का है, ये इसकी हाइट क्या है, कितनी सेंटीमीटर की, ये क्या है। एक अच्छा रेशियो है, कुछ मैंने कहीं देखा है, आप जाके पता करना, आप खूबसूरत हो तो उस रेशियो को मैच करते होंगे। तो ऐसे ही जो रेशियो है, उस रेशियो को ही वो सेंटीमीटर या फिर आप क्या कहते हैं जिसमें भी रखता हो इंच में, वो जाके उधर सर्च करता है, और ये वो मैच हो जाता है तो मैच हो गया, सिंपल। तो ये करता क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर लेता है। ओके। अब देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसको एक टर्म दिया गया है, जैसे हम बोलते हैं फेस प्रिंट। अभी कोई आपको पूछे फेस प्रिंट क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो वो हमारा फेस है, और उस पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है, जितना भी हमारा ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी रहेगा, उसको हम फेस प्रिंट कहते हैं। ओके। अब ये कंसर्न क्या है, हमने फायदे देखे थे, तो इससे रिलेटेड कंसर्न क्या है, तो आप बता सकते हो। कंसर्न बहुत है भाई, आधी तोड़ कंसर्न है, इतनी सारे चैलेंजेस हैं कि कुछ कह नहीं सकते। प्राइवेसी, भाई हमारी प्राइवेसी के साथ खेल रहे हो तुम, हमारा डेटा ले रहे हो हाथों से, और क्या कहते हैं आंख से, फेस से, या फिर किसी भी तरीके से, फिंगरप्रिंट से, तो वो लेक ऑफ कंट्रोल, मतलब प्राइवेसी है ही नहीं है। हम आपकी प्राइवेसी समस्या ला सकती है। इवन इसमें नहीं लिखा है हैकिंग हो सकती है। अभी तुमने सारा डेटा कलेक्ट करके रखा हो, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था ना कि जो एम्स दिल्ली है उसको चाइना में किसी ने हैक कर लिया था। अब उधर जिनका डेटा था वो चुरा सकते थे ना, कि कौन कौन लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं, फिर वो उसी से रिलेटेड दवाई वाले को भेज देता कि लो भाई तुम खरीद लो इसको, फिर वो आपको फ़ोन करता, कहता है कि आपको ये वाली बीमारी है, इसकी दवाई अपन के पास है और वो सस्ता मैं दूंगा, तो फिर आप ले लो, तो टारगेटेड आपको करने लग जाता। तो हो सकता है ना कि आपका कोई भी प्राइवेसी वाला ऐसा डॉक्यूमेंट है और फिर निकाल के उसका मिस यूज करे। तो प्राइवेसी रिलेटेड है, हैकिंग हो सकती है, डाटा प्रोटेक्शन लो नहीं है अपने पास, क्योंकि वो जो 2019 में डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था वो विड्रॉ हो गया, कहा कि नहीं रहे, ऐसे डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप करते भी क्या है, आपके डाटा की क्या ही वैल्यू है। क्योंकि हम लोग इंडिया में कुछ डाटा को, पर्सनल डेटा को, प्राइवेसी को लेके इतने सतर्क है ही नहीं है। हमें लगता है क्या ही हम करते हैं, बस वो सोना बाबू से लव यू, और वो उसके अलावा क्या है। भाई उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपको समझ में आएंगी जब आप आगे जाएंगे। तो प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है, वो इधर कतई नहीं मिलेगी, आपकी प्राइवेसी के साथ धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी। ठीक है ना। कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो बिल था वो वापस हो गया है, तो अभी कोई ऐसा प्रेजेंट टाइम पे लीगल कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकें, केस कर सकें कि भाई इसने मेरा ये फोटो निकाल दिया था, ठीक है ना, और ये कहीं मिस यूज करेगा, या फिर इसके पास मेरे फिंगरप्रिंट है, वो पता चले कि मेरे खिलाफ एफआईआर ना हो और वो इलीगल करके किसी क्रिमिनल के साथ मुझे फंसा दे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, इलीगली लोगों को फंसाया भी जाता है। ओके। फिर आप वो एक सोशल डिलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, आप जाके उसे देखना, फिर उधर आपको पता चलेगा कि ये जो कैसे आपके डेटा के साथ मिसयूज किया जाता है, फेसबुक है या गूगल है आपके डेटा को चुराता है और उसके साथ आपके साथ कैसे खेलता है, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ओके, आप इसे देख सकते हैं। थर्ड वो प्राइवेसी हो गई, हैक कर सकता है, हमारे डाटा का मिसयूज हो सकता है, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। ओके। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। अभी आपको पता चलेगा फ़ोन है, ठीक है ना, वो फिजिकली हमारे हाथ में रहता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे हाथ से चला जाए, उससे में बहुत सारी चीज़ें हों और वो किसी और को मिल जाए, वो इजीली यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास आपके फेस का पहले से ही डेटा अवेलेबल हो और आपने उसी फेस के हिसाब से वो फ़ोन पे लॉक लगा रखा हो, तो वो डेटा से आपका फ़ोन खोल सकता है इजीली। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आपको अभी ऐसा लग रहा होगा बहुत फार अवे है, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके। ऐसा भी हो सकता है, एक और जो है ना टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, जिसमें 3D मॉडल्स हो सकते हैं, फिर वो ऋतिक रोशन और उसका क्या कहते हैं धूम का, फिर वो अपना फेस चेंज करके आ जाएगा, और फेस चेंज करके आने के बाद आप उसे पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये FRT फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो आपका लिखा हुआ था ना, जो डायमेंशन वो चेंज हो जाएंगे ना इजीली, वो प्लास्टिक सर्जरी से भी चेंज हो सकते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ लगा लेते हैं फेस के ऊपर, तो उससे भी चेंज हो सकते हैं। और ऋतिक रोशन याद कर लो कि उसने वो जब बूढ़ा बन के आता है और फिर कैसे भाग जाता है। ओके। तो ये बहुत, इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब भी फॉरवर्ड क्या सकते हैं, रिमेंबर वही हमने टेम्पलेट रखा है, तो बराबर चैलेंजेस को हम पे फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पे फॉरवर्ड के 4-5 हमारे पास मुद्दे हैं, उन्हें हम इजीली पता कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि हमारे पास वो बिल था वो विड्रॉ हो चुका है, तो लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, एक ऐसा आदमी हो जो हमें बता सके कि हाँ
भाई ये आप काम करोगे तो इसमें हम आपकी कार्रवाई करेंगे। तो कोई लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन लॉ टाइप का कोई बिल पास हो। ओके, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, कंसेंट चाहिए कि हम जो पैसिव डाटा है वो क्यों किस हिसाब से ले रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए, ठीक है ना। बायसनेस एलिमिनेट कर दी जाए कि वो किस हिसाब से कहाँ पे यूज हो रहा है, थोड़ा बहुत हमें पता हो। कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये अपना खत्म हो गया। तो हमने क्या देखा बायोमेट्रिक में, तो बायोमेट्रिक में हमने इजीली देखा बायोमेट्रिक क्या होती है। हर एक आदमी का एक यूनिक ट्रेट होता है और उस यूनिक ट्रेट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बहुत सारी तरीके से, अलग अलग तरीके से हमने वो देखा, ये सारे तरीके लिखे हुए हैं। ओके, और इसके फ़ायदे नुकसान भी हमने देख लिए। और ये न्यूज में क्यों था वो भी हमें थोड़ा समझ में आया कि वो साथी पोर्टल है ना, उस पर एक नया अपडेट मिला है। अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। ओके, ये सुपर कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो कोई काम का नहीं है इतना, थोड़ा बहुत इसमें जी के टाइप कुछ चीज़ें मिल जाएं तो हम देख लेंगे, वरना ये हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन इन्हें तो अपने वो 120 पेज भरने थे तो मस्त 4-5 पेज में भर के दिए, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। इसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या है सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन और पोजीशन इंडिया, वो किधर कितने सुपर कंप्यूटर बनाया और फिर अपन कौन से नंबर पे आता है, ऐसा कुछ जी के टाइप फर्दर पॉइंट इकट्ठा करेंगे। चैलेंजेस क्या है सुपर कंप्यूटर को, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इतने सारे चैलेंजेस होंगे लेकिन फिर भी होंगे, वो पढ़ेंगे हम और फिर लास्ट में से कंक्लूड करेंगे। ओके, जैसे हम आपको पता होना चाहिए वो एरावत क्या है। एरावत एक इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, और भी एक आध दो सुपर कंप्यूटर का नाम पता हो, जैसे कि कभी हमें कहीं लिखना हो तो हम लिख सकें। जैसे नेशनल अपना एक मिशन चलता है सुपर कंप्यूटर मिशन, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्या होता है ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे देखो ये आम आदमी है, ये वो बाहुबली में और वो भल्लाल देव का मोती खींच रहे थे उसे सीधा करने के लिए, लेकिन वो इनसे नहीं खींच रहा था क्योंकि ये कॉमन आदमी थे, कॉमन पर्सन थे। ओके, लेकिन जैसे ही ये आता है बाहुबली, उसके बाद ये अकेले, ये सब पूरे 600 आदमी मिलके वो जो मोती नहीं खींच पा रहे थे, और वो सडन ये स्टैचू को हाथ, वो रस्से को हाथ लगाता है और स्टैचू को जो गिर रहा होता है उसको रोक लेता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी नहीं है, ये सुपरमैन है, सुपर पर्सन है, ठीक है ना। तभी तो ये क्या कहलाता है, बाहुबली। तो आप कह सकते हो जो आम कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, जो आम कंप्यूटर हैं उन आम कंप्यूटरों का बाहुबली, आम कंप्यूटरों का कौन, बाहुबली, वही क्या कहलाता है, सुपर कंप्यूटर। जो ये छोटा छोटा काम करते रहते हैं 600 आदमी मिलके, वो एक अकेला ही आदमी काम कर दिया, ठीक है ना, मोती को अकेले ही खींच के खड़ा कर दिया। तो फिर ये बाबा को देखो, इनकी आंखें कैसी हो गई, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया इन्होंने, ये तो साला बहुत ही बाहुबली है, तो क्योंकि वो बाहुबली का बेटा था मे बी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि जो आम से अपने जो सिस्टम्स हैं, इन सब सिस्टम्स का बाहुबली क्या कहलाता है, सुपर कंप्यूटर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले हम ना इसके जी के टाइप फॉर्डर पॉइंट खत्म करते हैं, और वही हमारे काम का है, और कुछ इसमें है नहीं लेना देना। एरावत, तो एरावत क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि एरावत एक सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर या फिर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है सुपर कंप्यूटर में, एरावत। ऐसा कुछ हाथी का नाम है मे बी, महाभारत में एरावत हाथी होता था शायद, मेरे को इतना कंफर्म नहीं पता, वो आप जानते होंगे ज़्यादा। तो माइथोलॉजिकल, तो इसका नाम उसी से जुगाड़ करके रखा गया है। ओके, एरावत। ओके, तो हम समझ गए एरावत हैज बीन रैंक्ड 75, जो अभी 500 का ग्लोबल सुपर कंप्यूटर का लिस्ट आया उसमें 75वां नंबर अपने एरावत का है। तो अभी हम लोग से 74 आगे हैं, तो उनको ही पीछे करना है, तो हमें और इसमें R&D करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, और हम एक मस्त सा बड़ा कंप्यूटर बनाएंगे। तो अभी ये कहाँ पे हुआ था, तो आप जान सकते, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मनी में। लेकिन वो यूपीएससी सीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं निकलते कि कौन सा कॉन्फ्रेंस किधर हुआ और कौन जीता और किसका कौन सा नंबर था, तो ये अपने कोई काम करनी है। बस इतना ध्यान रखना, कोई एरावत करके मतलब महान एरावत एक हाथी था जो बहुत महान था, फिर वो बाहुबली जैसा, ऐसा मान के चलो बाहुबली का हाथी, फिर कंप्यूटरों का बाहुबली वो एरावत। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस अब वो मेरे को बताने नहीं है, वो तो आप समझ गए होंगे ना। बाहुबली जो 600 जो आदमी मिलके उस स्टैचू को नहीं खींच पा रहे थे, वो अकेला बाहुबली खींच दिया, तो मतलब
छोटे मोटे कंप्यूटर मिले के बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं, वो अकेला ही कर देता है। तो कंप्यूटर की दुनिया का बाहुबली सुपर कंप्यूटर। ओके, तो परफॉर्मेंस एंड सुपर कंप्यूटर इज म्यूचुअल। हाँ, ये एक और फर्दर पॉइंट मिल गया, हमें पता होना चाहिए। फ्लॉप, फ्लॉप्स होता है, ठीक है ना। अभी आपको पूछेगा कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, उसको जो उसका स्पीड रहता है, परफॉर्मेंस रहता है, उसको म्यूजर किस में कहते हैं। हर एक चीज होता है ना कि हमारा जो बाइक है उसका स्पीड, हवा का स्पीड, ठीक है ना, बैरोमीटर, और ऐसे ही चीज़ों की स्पीड को हम मापते हैं। तो अभी इसका भी स्पीड रहेगा कि इसके स्पीड को किससे मापेंगे, तो वो तो फ्लॉप से मापते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल पर सेकंड। ओके, फ्लॉप्स। तो ये इन्होंने उसकी बहुत बारीकी से तारीफें की हैं कि वो थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर कैन परफॉर्म एन बिलियन एंड ट्रिलियन कैलकुलेशन कंप्यूटर्स पर सेकंड। हाँ भाई, मैंने समझ लिया कि वो बाहुबली है हमारे जैसे आम आदमियों के लिए। तो आम कंप्यूटरों का भी बाहुबली है, तो भी ये सब कुछ कर सकता है। जब वो 600 आदमी स्टैचू नहीं खींच पा रहे थे तो अकेला खींच दिया। तो फिर मेरे को उसके बारे में ज़्यादा समझना नहीं। ओके, इंडिया एंड सुपर कंप्यूटर, वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर के हिसाब से क्या चल रहा है। तो आपको पता है कि ये 75 रैंक का है, तो काफ़ी अच्छा है वर्ल्ड में। लेकिन वो 74 हमसे आगे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा अफसोस है हमें कि अपन को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आना है। ये इंडिजीनियस डेवलप 1980 से हो रहे हैं। हाँ, ये आपको पता ही होगा, 1980 और राजीव गांधी के टाइम पे तो ये कंप्यूटर्स का अपने यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था। तो इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम था, परम 8000। तो ये भी हम जब वन डे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो याद रखते हैं परम 8000। ये अपना पहला सुपर कंप्यूटर था। और प्रेजेंट टाइम पे कौन सा है, वो बाहुबली एरावत। ओके, तो ये देख सकते हो वो चार कौन जीते अपने काम का नहीं है। पहला वो फ्रंटियर यूएसए का है, सेकंड सुपर कंप्यूटर फोकागु, फोकागु समझ के लग रहा है जापान का है, लूमी फिनलैंड, लियोनार्डो इटली, लियोनार्डो पिंची वो इटली के थे तो इसलिए उनके नाम पर रखा होगा, समिट यूएसए। मतलब देख रहे हो चार में है ना, पांच में दो तो यूएसए के हैं, और इटली, जापान, फिनलैंड भी देखो आगे आ गया, लूमी। वाह। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, आम कंप्यूटरों का बाहुबली, जो मस्त काम करता है। उसकी फ्रिक्वेंसी, सॉरी, उसकी परफॉर्मेंस हम किस में नापते हैं, फ्लॉप्स में। दो ही अभी तक क्वार्टर पॉइंट मिले इंडिया में, वो पहला कौन सा बना था पर। अब इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन मेरे को लगता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आज के इतने टेकी बच्चे हैं ना, टेकी का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी से बहुत रिलेटेड होते हैं, उनको तो सब पता रहता है, बस कनेक्ट करना है। अभी मान के चलो ना, वेदर फोरकास्टिंग। अभी अपन के दिल्ली में वो बाहर आ रखा है, और क्या कहते हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो वो एक बड़ी दिक्कत चल रही है, ठीक है ना। ये मेरे को दिक्कत याद आ गई। अभी लोगों के यहाँ पे पानी वानी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ सप्लाई होती थी वाटर वाली, वो रुक गई है, तो इसके चक्कर में पानी का बाल्टी लेके घूम रहे हैं। पर क्या कर सकते हैं। ओके, ये सब स्ट्रगल टाइम है, कल आईएएस बन जाएंगे तो इस बात को संभालेंगे, संभाल लेना आप लोग जरूर। ओके, तो वेदर फोरकास्टिंग में ये काम आता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी से ना डाटा को एनालाइज करना होता है। तो डाटा इतना जल्दी एनालाइज करना होता है कि वो कोई आम कंप्यूटर नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है। जैसे प्रत्युष सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, जो IIMM, ठीक है ना, इसके यूज किया जाता है, जो पुणे में अभी यूज हो रहा है। तो वेदर में यूज हो सकता है, एआई में वो चैट जीपीटी करके, जो आप जानते हो ना, वो ट्रेंड कंप्यूटर। अभी आपने कुछ लिखा, अभी जो जीपीटी है ना, चैट जीपीटी, उधर लिखा है कि कोई भी डेफिनेशन आपने लिख दिया कि डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रिटी, तो फिर वो मस्त 2 सेकंड में ही आपको इंटेग्रिटी की डेफिनेशन बता देता है। अब आप बताओ, इतना डेटा है, इतना ज़्यादा डेटा है हमारे सर्वर पे कि बहुत सारी जगह पे, तो उसने 1-2 सेकंड में ही उसे छान के सर्च किया और आपको दे दिया। तो समझ रहे हो ना आप, वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल कंप्यूटर चाहिए। तो फिर एआई के लिए चैट जीपीटी है, फिर और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव हैं। इन सब में क्या लगता है, सुपर कंप्यूटर का लगता है। एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग, जो एरोस्पेस होते हैं ना, सुपर कंप्यूटर की वजह से ही चला जाते हैं। बिग डाटा, सेंसर, परफॉर्मेंस, बहुत कुछ चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है ना। कटिंग एज रिसर्च, अभी कोई रिसर्च होता है तो उसके लिए भी एक सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर, आम कंप्यूटर, उसको सही से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम चाहिए होगा। और एनर्जी एक्सप्लोशन, कि वो किधर आपका पेट्रोल मिल रहा है, या किधर कौन सा मिनरल मिल रहा है, ये सब जानने के लिए क्या है, डेटा एक्सलेट डीपर जियोलॉजिकल इंसाइट।
तो वो आपको कुछ भी जानना होगा तो उसके लिए भी चाहिए होता है। हेल्थ एंड मेडिसिन में भी ये काम आ जाता है, ठीक है ना। अभी हेल्थ एंड मेडिसिन में कैसे काम आता है, वैक्सीन बनता है ना, तो वैक्सीन में क्या है ना, सारा चीज़ इसी में सुपर कंप्यूटर में फिट कर दिया जाता है कि ऐसी कमांड दे दी जाती है कि ये है, आप फिर कमांड के बाद में उसे ऑन कर दिया जाता है, तो अपने आप सब कुछ बना देता है। और उस बनाने के बाद में हम उसे किसी पे टेस्ट कर सकते हैं, कोई एनिमल, हमारा प्रिय एनिमल बंदर, उसको उठा लाएंगे और उस पर फिर बेचारे बंदर को लगा देंगे। और बंदर को जैसे ही सुई लगता है, इंजेक्शन नेडल लगते ही वो बता देगा कि ये सही है कि नहीं है, और नहीं सही है तो फिर कोई बात नहीं। और भी एनिमल्स पे होता है, लेकिन बस मैंने ऐसे ही किडिंग मजाक के लिए आपको बंदर बता दिया, आपको नहीं, मतलब बंदर एग्जाम्पल दे दिया। ओके, सॉरी टू से दैट। तो हेल्थ में भी काम आया, आपको पता है वैक्सीन बनने में काफ़ी सारा काम आता है। कोविड-19 में जब हम लोग वैक्सीन वैक्सीन ढूंढ रहे थे तो सुपर कंप्यूटर से काफ़ी मज़ा आया, एनर्जी जानने में, वेदर के लिए, एआई के लिए, तो 4-5 में पता चल गया, ठीक है ना। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो है, एनएसएम, ये लॉन्च किया गया था 2015 में, ये कट गया, 2015 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि R&D पे काफ़ी मज़ा आए। तो इसका गोल ही था रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है। और क्या होगा, एम के नेशनल नॉलेज नेटवर्क बढ़ाना, जॉइंटली स्टार्ट करना, ठीक है ना, ये सब कुछ किया गया था। तो आप एक बार चाहो तो इन्हें पढ़ लेना कि 3 फेस हैं एनएसएम की, फेस फर्स्ट, फेस सेकंड, फेस थर्ड। तो वैसे मेरे को कुछ इतना खास लगता नहीं है, लेकिन ये मिशन है तो मिशन पॉलिसी थोड़ी सी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में इसमें पूछ रहे हैं, तो आप एक बार इन पर नज़र डाल लेना। वैसे मेरे को पता है, ऐसा ओवरऑल जान के रखो, हर एक बात को ना बाल की खाल जानने की जरूरत नहीं है, ना ही पीएचडी करने की जरूरत है। सिर्फ इतना जानो कि हाँ, इसका गोल है कि थोड़ा R&D करके और अपने यहाँ पे थोड़े से इंडिजीनियसली और अच्छे सुपर कंप्यूटर बन सके। इंडिजीनियसली बन तो रहे हैं, लेकिन और बेटर। अभी जो 75th रैंक आया ना अपना, वो तो अपन का इधर 3rd 4th रैंक है कि ये इंडिया का एरावत 2 या एरावत 5 है, जिसने सबका फोड़ दिया और फर्स्ट या सेकंड रैंक पे आ गया। ओके, इस टाइप का कुछ हो तो हमें और R&D की जरूरत है, थोड़ा सा कोलाबोरेशन भी करना पड़ेगा आजू बाजू के IIT और इस टाइप के कई सारे इंस्टीट्यूशन से। ओके, ऑब्जेक्टिव तो पता ही है, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर सुपर कंप्यूटर, वही घुमा फिरा के बातें रखते हैं ये कि हम फर्स्ट रैंक पे आ जाएं, लीडर बन जाएं, ठीक है ना। डुप्लीकेशन एफर्ट है उसको हम लोग मिनिमाइज कर दें, यही सब पुरानी बातें। और डिफेंस में भी ये काम आता है, इधर पीछे छूट गया था तो आप लिख सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन लिखना हो तो मैं सुपर कंप्यूटर का, वैसे ये कभी क्वेश्चन आने वाला नहीं है मेंस में, लेकिन फिर भी कंक्लूड लिखना हो तो आप इसका कुछ भी लिख सकते हैं कि AI सिक्योरिटी पर्पज से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा है इंडिया बिकम नॉलेज ड्रिवन मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विच एबल टू सपोर्ट कटिंग एज साइंस। ओके, इसे एक और तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, देखो, यदि हम ये बनाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमारा जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकता है, जो फिर वही लिख दो कि 2024 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा भागीदार होगा। कैसे ये बनेगा, फिर लोग हमसे इम्पोर्ट करेंगे, और फिर और मज़ा आएगा, और पैसा, दूध घी की नदियाँ, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा सब कुछ। ओके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल, आपको 2-3 तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। या तो ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि ये AI में और सिक्योरिटी में और जो अपना ब्रॉडकास्ट करते हैं मौसम का, उसमें इन सब में काम आएगा, और बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये 2024 तक का जो हमारा विजन है उसको भी फुलफिल कर देगा। सिंपल। ओके, चैलेंजेस क्या हैं, तो आप वही मतलब चैलेंजेस तो बहुत ही फ्री के चैलेंजेस हैं, बहुत सरल है, आप जानते ही हो। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है ना, कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत महंगा रहेगा, ये तो अच्छा है तो महंगा रहेगा ही। और फिर बहुत सारा बड़ा है तो उसके लिए स्पेस चाहिए होगा, और बहुत सारा ये मेरे को लगता है, हाँ, कनेक्टिंग मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट एंड कैन रिक्वायर लार्ज रूम टू स्टोर, ये लिखा है, बहुत बड़ा है तो काफ़ी सारे रूम चाहिए होते हैं इसमें। ओके, बिजली की खपत है और महंगा भी है। क्रिप्टो माइनिंग क्या है, तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा इसमें, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग का जानने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग पूरा क्रिप्टो टॉपिक ही कवर करने वाले हैं, ओके, नेक्स्ट मंथ में। तो उसमें हम कवर कर देंगे, तो अलग अलग करके क्रिप्टो माइनिंग जानने की कोई मीन्स नहीं। आओ शॉर्ट पे आते हैं, जो न्यूज इन शॉर्ट्स हैं, इनको जल्दी से देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं। तो न्यूज इन शॉर्ट, ये सब चीज़ों को पढ़ लेना। वो इधर आप ना पूरा PhD करने बैठ जाते हैं जो लोग ना, फिर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, और फिर सब कुछ खराब कर लेते हैं। पहला हमारा जो है वो नाविक, नेविगेशन बाई इंडियन
कॉन्स्टलेशन। जो अभी इसरो है ना, उसने ना नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 नेक्स्ट जनरेशन वाला लॉन्च किया था, उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। तो फर्स्ट इंडिया सेकंड जनरेशन है NVS-01, इसका नाम है नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन सर्विस। तो ये जो अभी इसरो ने लॉन्च किया है, तो अभी पहला बात हमें जब समझ में आना चाहिए कि लॉन्च किसने किया है। तो समझ के रखना, कोई भी सैटेलाइट होता है इंडिया में ना, कोई भी सैटेलाइट होता है, तो वो कौन लॉन्च करेगा? इसरो ही लॉन्च करता है। ओके, अभी कोई प्राइवेट इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आया नहीं है इंडिया में जो वो लॉन्च करे, तो अभी इसरो ही लॉन्च कर रहा है फिलहाल के लिए, तो आपको इतना याद रखना। तो इसका क्या जानना है हमें, इसका वजन कितना था, कोई काम का नहीं है। हाँ, ये लॉन्च किससे हुआ? GSLV से। GSLV PSLV आपने पढ़ा होगा ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक पोलर सिंक्रोनस या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। तो जियो सिंक्रोनस है GSLV। तो GSLV रॉकेट में रख के इसे लॉन्च किया गया था। ओके, ये इंडिजिनियसली बना हुआ है, जो डेवलप एटॉमिक क्लॉक होती है। अच्छा, ये रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक लगाई गई थी टाइम पता करने के लिए। ओके, तो इसमें क्या है वो जानेंगे हम एक एक करके, तो इससे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बस। IRNSS, जिसे आप नेविगेशन सैटेलाइट के रूप से जानते हैं। सपोज दैट, इसे कैसे समझ सकते हैं, ये क्या है, ऐसे ना डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक बार पीटी में और एक बार मेंस में भी पूछा गया है डायरेक्ट। अभी हम लोग PYQ करने वाले हैं। तो मैंने बोला था ना कि कभी कभी क्या होता है ना, जो शॉर्ट में न्यूज़ दी होती है, वो भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो शॉर्ट में लॉन्ग जो अपनी बड़े बड़े आर्टिकल छाप देते हैं, या जिसमें फेशियल रिकग्निशन था और ये थे, कोई काम के नहीं है, लेकिन ये वाला काफ़ी काम का है। लेकिन पूछा गया है इतने बार, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम समझते हैं। तो एक सेकंड रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, चलो शुरू करते हैं। आपने भी ब्रेक ले लिया होगा। तो ये है अपना एक भाई, वो ये अपना कालू ले लेते हैं, काफ़ी हेल्प कर रहा है हमें। और ये है भूरी, कालू की बाबू। तो क्या हुआ, कालू और भूरी दोनों ना PUBG खेलते थे। अब इनकी थोड़ी लव स्टोरी है, जान लेते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो कालू और PUBG दोनों PUBG खेलते थे। तो उसमें क्या हुआ, थोड़े दिन बाद इन्हें पता चला कि ये आपस में इंक्लाइंड हो गए एक दूसरे के। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम मिलेंगे आपस में। तो फिर जैसे ही कालू ने इसको अपना लोकेशन भेजा, ठीक है ना, तो वो लोकेशन ना 1500 किलोमीटर से दूर था। तो ये कहीं दूर रहती होंगी, तो 50 किलोमीटर, तो 1500 किलोमीटर से दूर था ना। तो फिर क्या हुआ, ये लोग ना एक्यूरेट लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो दूर था और ये अपना कालू इंडिया में था, कहीं दिल्ली में रहा होगा मान लो। फिर क्या किया, कालू ने सेकंड तरीका ढूंढा। कालू को किसी ने बताया कि अपना जो IRNSS है, वो 1500 ही किलोमीटर तक उसके आसपास, जो इंडिया के आसपास है, वही काम करता है और ज़्यादा दूर नहीं करता है। तो फिर कालू ने सोचा कि कैसे करके ये 1500 के बीच में आना चलेगा। तो फिर कालू नेपाल चला गया और नेपाल जाके उसने लोकेशन ली। तो फिर वो इनके पास में 1500 पे मिल गई। मान लो उसके आसपास रहती होंगी ये, कहीं पाकिस्तान या फिर कहीं रहती होंगी साइड। तो फिर क्या हुआ, आपस नेपाल पहुंचे, तो नेपाल जाके इनका लोकेशन सर्च हो गया, मतलब मिल गया। फिर क्या, लोकेशन मिला तो सीधी मैडम आ गई नेपाल मिलने अपने कालू से। तो उसी लोकेशन के सहारे सीधी। ओके, तो अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। तो हमें समझ में आया कि ऐसा कुछ, जो IRNS है, वो 1500 किलोमीटर अराउंड में ही काम करता है, क्योंकि उसके बाहर कर रहा होता तो कालू भूरी से मिल लेता, कालू को नेपाल नहीं जाना पड़ता। एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो रही है, ऐसा कुछ तो है इसमें। एक और चीज़ हम जानते हैं दो क्वेश्चन के हिसाब से, टाइम। अभी हम लोग कालू मान के चलो भूरी को दिल्ली ले आया, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, लेके आया कि नहीं आया वो हमारे काम की बात नहीं है। तो अभी ये दिल्ली में मान के चलो कहीं पे है, ये ओल्ड राय नगर में है, ठीक है ना। और भूरी कहीं न्यू दिल्ली में है।
न्यू दिल्ली पे कोई स्टेशन होगा, न्यू दिल्ली स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी ये इसको जैसे ही लोकेशन सेंड करती है ना, तो यहाँ पे देखा होगा तुमने टाइम, टाइम आता है ना, कितना टाइम लग जाएगा इधर इससे पहुँचने में, आता है ना। इसका मतलब टाइम आ सकता है, लोकेशन भी आता है। तो IRNS क्या कर सकता है, टाइम भी बता सकता है, लोकेशन भी बता सकता है। एक और चीज़, इसे यूज कौन कौन कर सकता है। अभी ये कालू और भूरी यूज कर रहे हैं, ये लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि रॉक के एजेंट हो, ये तो साले पबजी खेलते थे, रॉक के एजेंट तो नहीं लग रहे हमें। तो क्या है, ये सिविलियन है। तो हमें एक बात समझ में आई कि ये सिविलियन भी यूज कर सकते हैं। सेकंड, अभी जो लोग मिलिट्री में हैं या फिर डिफेंस में हैं, वो लोग भी तो इसको यूज करते होंगे ना अपने डिफेंस पर्पज के लिए। एक वो कहानी पढ़ी होगी आपने कि जब कारगिल वॉर हुआ था, तो हमने अमेरिका से कहा था कि जीपीएस से आप अपना सेटल, जीपीएस से हमें बता दो कि वो उन लोगों के जो सोल्जर्स थे वो हमारे बॉर्डर में थे कि नहीं थे। तो फिर अमेरिका ने ये हमें डेटा नहीं दिया था। तो उसी दिन अपन खाया, शपथ लिया था कि आई शपथ अपन बना के रहेगा। तो फिर अपन ने भी बना लिया 2019 में। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ये एक सिविलियन भी यूज कर सकता है, डिफेंस वाला यूज कर सकता है। तो डिफेंस वो फिर कारगिल के वॉर याद रखना है आपको, सिविलियन फिर अपना भूरी और कालू आपस में मिलकर यूज कर रहे हैं, तो फिर मतलब यूज हो सकता है। कितने दिन तक, कितने किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक। टाइम एक्यूरेट बताता है, लोकेशन भी बताता है। अब ये टाइम एकदम एक्यूरेसी चेंज होती रहती है, डिपेंड ऑन ट्रैफिक और भी चीज़ें उनके हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे कुछ एक्यूरेसी रहती है। ओके, लोकेशन का भी है। तो ये हमने यहाँ से अभी सीख लिया ना कि IRNS क्या क्या है, थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू ले लिया है। और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉन्च किसने किया है, इसरो ने, हमें बराबर पता है। अब इसका नाम क्या है, अभी अभी इसका नाम है NVS-01, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, IRNSS। इसीलिए मैंने पुराने नाम से रखा है। तो अभी कल वो कंफ्यूज करे कि वो IRNSS क्या है, तो आपको बराबर याद रखना है कि यही है, NVS-01। तो इसका वजन हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है। लॉन्च किससे हुआ है, GSLV से हुआ है, ठीक है ना। तो आगे जानना है इसमें। ये क्या कहता है, रियल टाइम पोजीशन टाइमिंग सर्विस ओवर इंडिया। ये इंडिया के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर, वो हमने देखा था भूरी से मिलने के लिए उसे नेपाल जाना पड़ा था, ये वो 1500 किलोमीटर के आसपास नहीं आ पा रहा था। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि 1500 किलोमीटर पे काम करता है, कालू को याद रखो। और रियल टाइम बताता है, फिर कालू को याद रखो। ओके, और आपको पता है L1 ये कोई हमारे काम का भी नहीं है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज करता है L1, तो वो इतना डिटेल नहीं जानना हमें, हमें बेसिक बेसिक बातें जाननी है। तो नेव नेव जो अपना है ना NV-01, इसका अर्लियर नेम क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसे हमने IRNS बोला था, ठीक है ना। अब ये कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट है। अब ये IRNS है ना, उसमें 7 सैटेलाइट लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये पीटी में क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी ध्यान रखना इसमें कितने सैटेलाइट हैं, 7। 7 सैटेलाइट मिलके बनाया गया था ये, जिसमें 4 और 3, ठीक है ना। ये 4-3 का क्या रेशियो है कि 4 जो सैटेलाइट थे ना, वो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे गए हैं, और 3 सैटेलाइट हैं वो जियो सिंक्रोनिक ऑर्बिट में रखे गए हैं। ओके, तो 4 सैटेलाइट किस में है, आपके जियो स्टेशनरी में, और जो 3 बचे हुए सैटेलाइट हैं वो जियो सिंक्रोनस और ऑर्बिट में है। ओके, तो हमें समझ में आ गया अब तक हमें क्या सीखा कि जो IRNSS है ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन मतलब बताता है आपको रास्ता, नेविगेट करता है। और इसमें 7 सैटेलाइट है, 4 आपके जियो स्टेशनरी में और 3 जियो सिंक्रोनस में। कितना, 1500 किलोमीटर। वो बूढ़ी को याद रखो, कालू को। ओके, रियल टाइम बताता है, ये भी बात याद रखो। ये सर्विस कितने प्रकार की रहता है, तो एक SPS, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, जो सिविलियंस यूज कर सकते हैं, कालू भूरी। और रिस्ट्रिक्टेड, वो कौन करेगा, स्ट्रेटेजिक यूजर, वो डिफेंस वाले और वो सब लोग मिलके, और भी लोग हैं। और कुछ जान लेते हैं रीजनल जो अपना नेविगेशन सैटेलाइट है। क्या ये हम लोगों ने एक ऐसा महान अचंबा खुद ही बना दिया है कि दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है। तो इसके लिए यहाँ पे एक मैंने दिया हुआ है, ये दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हमसे बना चुके हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अचंभित होने की बात नहीं है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया ना आपको, कारगिल वॉर का। तो कारगिल वॉर में हमने देखा था ना, किससे हमने मांगा था, GPS से। और GPS क्या है, GPS एक नेविगेटिंग सैटेलाइट है, और उसको कहाँ का है, USA का नेविगेशन सैटेलाइट। तो नेविगेशन सिस्टम, कंट्री, ऑपरेटर, टाइप, कवरेज। तो सबसे पहले ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, GPS जिसे बोलते हैं, अमेरिका का है, ठीक है ना। मिलिट्री और सिविलियन सब लोग यूज कर सकते हैं, ग्लोबली यूज कर सकते हैं। एक है ग्लोनास, रसिया का है, ठीक है ना, मिलिट्री और ग्लोबली यूज हो सकता है। और एक है BDS, जिसे हम बोलते हैं ब्यू डो नेविगेशन सैटेलाइट, चाइना का, ठीक है ना, चाइना नेशनल
मिलिट्री भी और कॉमर्शियल भी और ग्लोबली यूज होता है। ओके, एक है IRNS अपना, 2016 में आया था, सॉरी मैंने 2019 बोला था, 2016 में ये ऑपरेशनल हुआ था और ये इंडिया का है। इंडिया में इसरो, मिलिट्री, सिविलियन और ये रीजनल है। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं तुम्हें, जीपीएस है ग्लोबली यूज होता है। ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में यूज कर सकते हैं जीपीएस। हम जीपीएस के थ्रू चाहते तो कालू, सॉरी, जीपीएस के थ्रू चाहता है तो कालू वो 1500 किलोमीटर को अचीव कर सकता था, यहीं से वो पाकिस्तान में भूरी को लोकेशन भेज सकता, लेकिन कालू एकदम देशभक्त था, उसने कहा जीपीएस अपन यूज नहीं करेगा, अपन IRNS यूज करेगा, इसलिए उसको दिक्कत आ रही थी। जीपीएस यूज करता तो मस्त वो पहुंचा देता। अभी जो ग्लोनास है रसिया का, वो भी ग्लोबली है, वो भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। चाइना का भी है, वो भी ग्लोबली है, बस हमारा रीजनल है, हम लोग अभी इतना डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है ना। गैलीलियो, गैलीलियो भी है आपका, जो यूरोपियन यूनियन है उसका, वो भी ग्लोबली है। लेकिन जापान का जो है क्वासी जेनेट सैटेलाइट, वो अपना रीजनल है। तो रीजनल किस किस के पास है, तो रीजनल केवल इंडिया का है और आपका जापान का है, बाकी जो भी हैं सबके वो ग्लोबली हैं। तो कितने लोग इसे बना रखे हैं आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि किस किस के पास है ये, और किन किन के पास ग्लोबली है और किन किन के पास में ये रीजनल है। ओके, तो आप ग्लोबली वालों का नाम लिखें कमेंट में, प्लीज लिख दिया करो यार, जिससे क्या होता है कि आपका भी रिवीजन हो जाता है और मेरे को भी लगता है कि हाँ आप देख रहे हो। फिर वो आपको पता होगा सैटेलाइट होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, और वो बहुत सारे टाइप जो हैं उनमें से ही एक टाइप है नेविगेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो नेविगेशन सैटेलाइट का एग्जांपल है IRNS। तो सबको समझ में आ गया IRNS के बारे में, सिंपल। कितने सैटेलाइट हैं इसमें, 7, 4, 3। ओके, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं चलने से पहले। नेक्स्ट टॉपिक जो PYQ है, तो पहला PYQ है, विथ रेफरेंस टू IRNS कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2018 में आया है। IRNS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit। हाँ भाई, ये तो मैंने अभी पढ़ा है। IRNS cover entire India and about 5500 किलोमीटर। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि इंडिया और जापान के दो ही तो सैटेलाइट हैं जो नेविगेशन है, वो रीजनल हैं, बाकी तो सबका ग्लोबल है। रीजन का मतलब इसका कोई एरिया होगा। अब एरिया जानना है तो फिर कालू को याद करो, कालू अपनी सेटिंग से मिलने जा ही नहीं पाया था, क्यों, क्योंकि उसे तो 1500 किलोमीटर का था और वो जीपीएस यूज नहीं किया। तो भाई 1500 यहाँ पे है, ये 5500 गलत है। और एक और वो ट्रिक चलता है कि जहाँ नंबर्स लिखे होते हैं वो मेनली गलत होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये दूसरा गलत हो गया, तो ये भी गया, ये भी गया, ठीक है ना। अब 50-50 हो गया। एक और जानते हैं, इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज। अरे भैया, अभी अभी तो हम पढ़े, ये तो रीजनल है, ग्लोबल कहाँ है, रीजनल है। रीजनल तो दो ही है, इंडिया और जापान, तो यही गलत हो गया। तो मतलब आंसर हो गया ए। लेकिन एक और बात सीखो यहाँ पे, ये कैसे इंटरकनेक्ट कर रहा है एक दूसरों के, कैसे इसने ना अपोजिट हो गया। ये यहाँ बोला था ये 1500 है और यहाँ बोल रहा है ग्लोबली है, इन दोनों में से एक तो 100% ही गलत था, अगर हमें कुछ नहीं पता है तो, समझ गया ना। तो 2-3 में से कोई ना कोई तो गलत है, तो इसमें भी 2-3 है, इसमें भी 2-3 है, इसमें कोई नहीं है, तब भी हम कर लेते इसे। चलो कोई नहीं, आगे सीख जाएंगे और कुछ। अब मेंस में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वाई इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRS नीडेड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फिर वो आपको पता है कि जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि वो जो वॉर था उसमें भी वो हम लोग को ना एग्जैक्ट डाटा नहीं देते थे वॉर के टाइम पे। ओके, तो ये कैसे हेल्प करता है हम बता देंगे, कैसे हेल्प करता है। हमें देखा था एक तो एग्जाम्पल हमने देखा था कालू का, वो भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सिंपल। इंट्रो में हम नेविगेशन सैटेलाइट IRNS की थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और फिर ये ज़रूरत क्या था, तो इसकी नीड्स हम देखेंगे 2-4, कि हमें जो डेटा चाहिए होता है सिविलियंस के लिए, या फिर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सिविलियन में, या फिर हम ऐसा सोच लेते हैं कि बॉर्डर पे जब हमें डाटा चाहिए हो किसी वॉर में या फिर किसी और तरीके का, तो वहाँ पे हमारे काम आ सकता है। तो कितनी कितनी जगह काम आ सकता है वो लिख सकते हैं नीड्स। अब ये कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है उसके बारे में, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। ओके, एक और देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई standard position system and protection position system in GPS era. Discuss advantage India perceive from its ambitious IRNS program employ just 7 satellite। ओके, ये पूछ रहे हैं कि ये SPS क्या होता है और PPS क्या होता है, और इनका आपको बताना है कि जो IRNS है उससे क्या हमने फ़ायदा उठा लिया।
तो आप इन दोनों के बारे में लिख सकते, आरएनएस से शुरू कर सकते हो और इन दोनों को डिफाइन करके बता सकते हो। ओके, देख रहे हो आप 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आरएनएस से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा अपने ज़माने में, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, बहुत छोटे छोटे हैं अभी, तो टुच्ची टुच्ची चीज़ें हैं, बस छोटू मोटू हैं, अभी खत्म हो जाएगा। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जैसे एक्सपोसैट मिशन कहते हैं। अब ये पोलरीमीटर सैटेलाइट है, तो पहले हम जानते हैं पोलरीमीटर क्या होता है, उसके बाद में हम लोग आगे समझेंगे। ये पोलरीमीटर सैटेलाइट पढ़ने से पहले ना हमें पोलरीमीटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। पोलरीमीटर टेक्निक क्या होती है? ये पोलरीमीटर टेक्निक है, वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट मेजर करती है। एक मतलब ये यूनिट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट को मेजर करने की, पोलरीमेट्री। तो पोलरीमेट्री है, इसमें पोलराइजेशन को मेजर किया जाता है। अब पोलराइजेशन क्या होता है, वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कि जैसे वो 3D, जो 3D मूवी देखते हैं ना, 3D में जो मूवी देखते हैं कैमरा, वो भी पोलराइजेशन की टेक्निक पे ही काम करता है। ओके, तो पोलराइजेशन को हम मापने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको कहते हैं पोलरीमेट्री। ओके, अब ये जो है ना मिशन, एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन, तो यहाँ पे ना आप इस मिशन को थोड़ा सा याद रखोगे कि ये किससे रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखना, पोलराइजेशन जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए पोलरीमीटर यूज होता है। तो पोलरीमीटर यूज होता है तो ऐसा कुछ मान के चलो, कोई तो चीज़ है जिसके लिए बनाया गया है, जिसमें क्या डिटेक्शन करना होगा हमें, डिटेक्शन करना है हमें किसी चीज़ का। तो डिटेक्शन किसका करना है आप देखते हैं, ये बनाए कौन कौन मिलके, तो इसरो प्लस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने कोलाबोरेशन किया और बनाया। तो ये बेंगलुरु में और वो लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। इतना कुछ हमें जानना नहीं है, हमें इस टॉपिक के बारे में थोड़ा इतना जानता है कि जैसे करंट हम पढ़ते हैं ना पीटी के लिए, तो वहाँ पढ़ते हैं व्हाट इज इट, ये क्या है, और थोड़े से उसके एप्लीकेशन, केवल इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हम सारे पीवाईक्यू करेंगे, देखेंगे इससे ज़्यादा कभी पूछा ही नहीं है उन्होंने। केवल इतना, ये क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन है, बस इतना ही पूछते हैं साइंस एंड टेक में। लेकिन पता नहीं क्यों हम वो भी नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि हमें पीएचडी करनी होती है, तो एक टॉपिक में ही फंस के रह जाते हैं। तो पॉलीमेट्री क्या है, आपने देखा था, पॉलीमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिससे पोलराइजेशन हम लाइट का देखते हैं। फर्स्ट डेडिकेटेड पोलराइजेशन मिशन है, ठीक है ना, जो बहुत सारी चीज़ों को करेगा। जैसे ये बर्ड का सेकंड है, फर्स्ट तो हमने पता है नासा ने बना रखा था ये, तो नासा के बाद हमने सेकंड भी इसे बनाया। किससे गया हमें कोई काम का नहीं है, लेकिन हमें इसके यूज पता होने चाहिए। तो पॉलीमेट्री, पॉलिक्स इंस्ट्रूमेंट, एक्सरे, पॉलीमेट्री, पैरामीटर, डिग्री, ये कोई भी किसी भी काम के नहीं है हमारे। ये इतना डिटेल उन्होंने दे रखा है, कोई भी काम का नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये मिशन क्या है। तो हमें एक चीज़ पता चल गई, ये मिशन पोलराइजेशन से रिलेटेड है, बस इसके एप्लीकेशन जानने। It is it is tool to allow astronomer to infer information about celestial object। अब celestial object आते हैं ना, तो उनको डिटेक्ट करने में ये काम आएगा। जब भी कोई कॉमेट या फिर कोई भी celestial object हमारी गैलेक्सी के आसपास आता है, तो हम उसको इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि पोलराइजेशन ना सारी टाइप की वेवलेंथ में होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम में होती हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम में वेव्स होती हैं, उन सब में मिलता है पोलराइजेशन। इसीलिए यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इससे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या है ना, पोलराइजेशन आपको नहीं पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है नहीं पता है, तो इसके लिए ना आपको बेसिक मतलब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक का होना बहुत जरूरी है। तो वो अभी हम इधर बताने बैठ जाएंगे ना, तो लेक्चर बहुत खिंच जाएगा। तो हम लोग जब अभी अपना लेक्चर पढ़ेंगे, जो कोर्स रहेगा, तब उसको पूरा कवर कर देंगे, ठीक है ना, अच्छे से। लेकिन अभी केवल इतना याद रखना है कि ये कुछ पोलराइजेशन से रिलेटेड है, और ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में काम आता है, ठीक है। एक्सरे है, वो आपको पता ही है, ये नहीं पता है तो ये बेसिक बात है कि एक्सरे हाई एनर्जी एवं मच शॉर्टर वेवलेंथ रखता है, ठीक है ना। स्मॉल बहुत छोटा होता है, लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम जब बेसिक 9th और 10th का फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तब हम इसे पढ़ लेंगे। ओके, तो एक्सरे पोलरीमेट्री या एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन, ये आपको पता है इसरो और वो रमन रिसर्च ने लॉन्च किया है। और ये किस लिए है, तो आपको पता चलेगा कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। और पोलरीमेट्री क्या होती है, तो डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो पोलराइजेशन के थ्रू उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा बस। और ये दुनिया का पहला है नहीं, पहला नासा ने बना रखा है, ये दूसरा है। लेकिन आते हैं जापान प्राइवेट मून लैंडर। तो जापान है ना, उसने अपना जो प्राइवेट मून लैंडर भेजा था, जिसका नाम है हकुटो आर मिशन 1, जिसे M1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो M1 है,
हकुटो आर मिशन, उसके बारे में जानना है। तो अभी तक जो आपको पता होगा ना, जितने भी मून लैंडर हैं, ओके ना, तो वो मून लैंडर में क्या है कि अभी तक कोई सक्सेस ज़्यादा हुआ नहीं है। कौन कौन हुआ है? सबसे पहले यूएस हुआ है, यूएसएसआर हुआ है, और चाइना हुआ है। इंडिया नहीं हुआ है। जापान, जापान ने भेजा था, लेकिन वो भी अभी तक ऐसा कुछ लैंडिंग उसकी फेल्ड हो गई है, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है। अब थोड़ा सा इसे डिटेल में जान लेते हैं। आज ही इंडिया का ना चंद्रयान 3 गया है। अभी आज गया है, तो फिर हम इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फेल हो गए थे। फेल का मतलब क्या होता है? फेल कैसे डिक्लेयर किया जाता है? जो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है ना, तो वो सही माना जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि ये आपका, मान के चलो, मून है, और इस पे हम अपने हिसाब से उसे उतारें। पता चले कि यहाँ पे था और अपने आप ही गिर गया। लैंड तो हो गया, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं हो पाया। जो हमें धीरे धीरे लाना था ना, वो धीरे धीरे नहीं आया, अपने आप गिर गया। ओके, अभी छत से आपको फेंक दिया जाए तो वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं है। ये छत से आपको मस्त रस्सी से बांध के एज ए हीरो उतारा जाए तो उसे कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो 1 और 2 दोनों में इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाई, इसलिए इंडिया का नाम अभी चंद्रयान पे लैंडिंग के लिए नहीं आता है। ऐसे ही जापान का भी नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन जापान, अपने इंडिया में तो इसरो गवर्नमेंट है, लेकिन जापान का कोई प्राइवेट कंपनी रहा होगा, उसने इसे लॉन्च किया था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है, और नेगेटिव न्यूज़ मोस्टली नहीं पूछता है यूपीएससी में, ये ध्यान रखना है। लेकिन फिर अपना चंद्रयान 3 देखना है, क्योंकि वो अभी 40-45 दिन बाद पता चलेगा कि लैंड कर पाया कि नहीं कर पाया। तो उसको हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी याद रखो, केवल 3 ही लोग हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की हुई है। वो कौन है? यूएसए, यूएसएसआर मतलब रसिया, और चाइना, ठीक है ना। तो हमने देखा था ना अपने नेविगेशन सैटेलाइट में, उनमें भी यही 4-5 लोग रहते हैं हमेशा, इनको याद रखना है। ये साइंस एंड स्पेस प्रोजेक्ट, कोई मतलब नहीं है कि किस में स्पेस पर, हर एक छोटी बात को इनको अपने पेज भरने तो लिख देने का है। बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। अब यहाँ पे ना कुछ टर्म्स काम के हैं, जो टर्म्स पूछता है मोस्टली, कि ये कोई टर्म दे देगा, ये टर्म लिख देगा, फिर वो लेगा सम टाइम इन न्यूज, बताओ ये क्या है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा फॉर्डर पॉइंट इकट्ठा करना पड़ेगा यहाँ से। क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST, spot न्यू बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड नियर टू स्टार फॉर्मेट। ओके, तो ये JWST है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इस पे एक मेंस में क्वेश्चन लास्ट ईयर आया 2022 में। मैंने उसको जानबूझ के यहाँ नहीं रखा, क्योंकि यहाँ तो बहुत फॉर्डर पॉइंट दिया हुआ था एक, और बाकी न्यूज और किसी के बारे में, क्योंकि वो एस्ट्रॉइड बेल्ट मिली है, तो उसे हम यहाँ सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा आर्टिकल चाहिए होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल जैसे आया कभी, उस दिन उसे हम रख लेंगे। लेकिन फिर भी आपके मतलब दिन में थोड़ा सा, मतलब दिल में थोड़ा सा अच्छा लगे, तो आप उसको पढ़ सकते हो एक बार, और सोच सकते हो थोड़ा गूगल करके। वरना नहीं करना है तो फिर आराम से वेट करो थोड़ा, हम खुद ही पढ़ा देंगे। तो जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है, वो क्या है, इसने किसको रिप्लेस किया है, ऐसा पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, उसको इसने रिप्लेस किया है। हब्बल, ठीक है ना, हब्बल को इसने रिप्लेस किया था। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब इसी ने कुछ कहीं डिटेक्ट किया है कि एक एस्ट्रॉय बेल्ट है जो नहीं है, ठीक है ना। एस्ट्रॉय बेल्ट या फिर जो बेल्ट रहती है, वो ऐसा कुछ डस्ट अराउंड छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, कुछ टूटे हुए, उनसे बनता है। तो एक अपने पास ना एक और कीवर्ड मिल गया, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल हॉट। जो फॉर्मल हॉट है, ये एक स्टार है। क्या है? फॉर्मल हॉट एक स्टार है बेटा, ब्राइटेस्ट स्टार वो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक स्टार है, ठीक है ना। ये बताते हैं कि बहुत बड़ा है, सन से दुगना बड़ा है, 2 टाइम्स, ठीक है ना, सन से दुगना बड़ा है। तो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फॉर्मल हॉल्ट क्या है, अभी पूछेगा वो, तो क्वेश्चन बना देगा, तो आप बता देना एक स्टार है जो सूरज से दुगना बड़ा है। लेकिन ये साइज नहीं याद रखना है, हमें बस याद रखना है। तो इसके ही चारों ओर, जैसे मान के चलो ये फॉर्मल हॉल्ट है, इसके चारों ओर एक ऑलरेडी पहले से बेल्ट ढूंढी गई थी 1983 के अराउंड, ठीक है ना, जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे ना, तब एक बेल्ट ढूंढ लिया था, यह है फॉर्मल। लेकिन अभी क्या हुआ कि इन्होंने एक और ढूंढ दी। भाई इतना अच्छा टेलीस्कोप लगा दिया है, उसे मस्त क्लियर देखा उसने जूम करके, और फिर एक और ढूंढ दिया, ताकि एक तो पहले से था,
और एक और बेल्ट मिल गया। तो फॉर्मर हॉल्ट को याद रखना है, एक ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है ना, और इसके आजू बाजू एक नई बेल्ट मिली है। तो बेल्ट को नहीं पूछने वाला, वो याद रखना है कि वो स्टार कौन सा है। तो अब देखना फॉर्मर हॉल्ट, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने से ढूंढा है। अब यहाँ पे ना एक और मिल गया, जैसे एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे, कीवर्ड मिल गया डेब्रिस डिस्क क्या होती है। डेब्रिस डिस्क, तो डेबरी क्या होती है वो समझ लेते हैं हम लोग पहले। डेब्रिस, ऐसा मानो ये एक प्लान, कोई भी ऐसा मान लो, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है ये, और ये सेलेस्टियल बॉडी है। अब ये दोनों घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में कभी ना कभी ऐसा होता है कि आते हैं और टकरा जाते हैं, कोलिजन हो जाता है इनका। जब भी कोई बाहरी दो चीज़ों का कोलिजन होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उससे छोटी छोटी चीज़ें टूट के गिर जाती हैं। ऐसे कोलिजन होते रहते हैं मोस्टली टाइम पे। फिर कोलिजन हुआ किसी और का तो कुछ और टूट गया। अब जो ये टूट टूट के गिर रहा है ना, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना, इन्हीं से क्या हो जाता है, इनका कोलिजन एक पूरा बड़ा सा इकट्ठा ग्रुप हो जाता है इन छोटे छोटे टुकड़ों का। उन्हीं को कहते हैं डेब्रिस डिस्क। तो डेब्रिज क्या होती हैं, जब बड़े बड़े जो सेलेस्टियल बॉडीज रहती हैं, वो सब आपस में टुकड़ाती रहती हैं, टकराती रहती हैं। मतलब वहाँ पे ना बहुत सारी बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब है सब कुछ जो है हमारे ऊपर स्पेस में, वो सब आपस में टकराता रहता है, और वही उनके छोटे छोटे टुकड़े मिलके क्या बन जाते हैं, डेब्रिस। ओके, तो ये लिखा है डस्टी बेल्ट आर द डेब्रिस फ्रॉम कोलिजन ऑफ लार्जर बॉडी एनालॉग ऑफ एस्ट्रॉयड कॉमेट फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब। तो डेब्रिस डिस्क क्या है आपको समझना आना चाहिए। बड़ा बड़ा जो कॉमेट, एस्ट्रॉयड और सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो आपस में टकरा के छोटे छोटे टिनी पार्ट छोड़ जाती हैं, उन्हीं को हम डेब्रिस डिस्क कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने सोलर सिस्टम में क्यूबियर बेल्ट होती है ना, जो क्यूपर बेल्ट होती है, सॉरी, क्यूपर बेल्ट होती है ना, उसी टाइप की ये भी एक डेब्रिस डिस्क होती है। ओके, सेम टू सेम, लेकिन वो मैंने बोला ना, लेकिन ये छोटे छोटे ऐसे मान के चलो तुम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान के चलो कोई बॉडी है, इसके पीछे ये बड़े बड़े लोग घूम रहे थे, ये आपस में टकराए, तो यहाँ छोटे छोटे लोग बन गए। अब क्या होगा, यहाँ छोटे छोटे आ तो जाएंगे, बहुत सारे लोग, यहाँ पे भी छोटा होगा, यहाँ पे भी छोटा होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, जो कॉलिजन हुए, तो हर एक तरफ छोटे छोटे हो गए। अब ये छोटे छोटे जो हो गए ना, ये भी तो घूम रहे हैं ना भाई मेरे। अब ये घूम गए तो ये बेल्ट बन गई ना। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बेल्ट बन जाती है, ऐसे ही एक रिंग बन जाती है। जो क्यूपर बेल्ट है वो भी एक इसी टाइप की रिंग है। तो जहाँ पे भी कोई ब्रेक हुआ है ना, वो उधर ही घूमता रहता है ना, इस चक्कर में एक पूरा बेल्ट जैसा आकार ले लेता है। तो क्यूपर बेल्ट जैसे ही डेब्रिस बेल्ट। ओके, तो ये सन के चारों तरफ होता है ना, जो आपने क्यूपर बेल्ट पढ़ा होगा बचपन का जीके उसमें। तो आपको पता ही चल गया कि ये डिटेक्ट किसने किया था, तो बता देना आप। अब देखते हैं एक्सो प्लानिट। एक्सो प्लानिट क्या है, अब ये भी समझ लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसके पीछे अपने 8 प्लानिट है, मैंने गिने नहीं, आप काउंट कर लेना। अब ये क्या है, ये अपना एक गांव है, सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं। इसके बाहर कोई भी होगा, इसके बाहर कोई भी चीज़ है ना, उसे हम एक्सो प्लानिट कहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई भी किसी प्रकार का प्लानिट होता है, उसे हम एक्सो प्लानिट कहते हैं। एक और कीवर्ड है रफ प्लानिट या रग प्लानिट, आर आर ओ जी यू। रग प्लानिट क्या होते हैं, जो एक्सो प्लानिट होते हैं, जिनके माए बाप नहीं होते हैं, माए बाप नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रफ प्लानिट। अब माए बाप का मतलब यह है कि वो फ्रीली घूमते हैं, मतलब जिनको कोई कंट्रोल करने वाला था, किधर भी कहीं भी जाके घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रफ प्लानिट। तो पहले एक्सो प्लानिट हमारा सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लानिट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सो प्लानिट। और एक्सो प्लानिट जिनके माए बाप नहीं होते हैं, जो फ्रीली घूमते हैं, उन्हें रफ प्लानिट कहते हैं। अब आते हैं करंट, तो ये थोड़ा हमने बेसिक जान लिया। अभी करंट क्या है कि एक टीओआई, अभी एक ये पैटर्न चल रहा है टीओआई, इससे पहले भी एक ढूंढे थे हम, उसका भी नाम हम टीओआई से शुरू किया था। टीओआई ये टर्म मिल सकता है, वो 4603 बी और एच डी 245134 बी, ये कुछ एक एक्सो प्लानिट हमने ढूंढा है जो जुपिटर के साइज का है। तो आप इस कीवर्ड को याद रखना है आपको, टीओआई, या फिर आपको मिल जाए एच डी में। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया एच डी में। ओके, तो टाइम्स ऑफ इंडिया किसे मिल जाए, एच डी में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एच डी में मिल जाए या है ना, तो क्या है, ये आपको समझ के आना है कि एक एक्सो प्लानिट है। और ऐसा कुछ भी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को, क्योंकि वो मोस्टली साइंस एंड टेक में टर्म्स पूछता है
ये वाला टर्म समटाइम इन न्यूज़, तो बताओ ये क्या है, तो आप बता देना कूद के कि ये एक्सोप्लैनेट है। ओके, तो बस एक्सोप्लैनेट क्या होता है हमने सीख लिया, रफ प्लैनेट क्या होता है हमने सीख लिया, और ये न्यूज़ में क्या था, ये कहीं मिल गया है, और जिसका बता रहे हैं कि ये 13 टाइम्स है जुपिटर से। अब कितना टाइम किससे है वो हमारे काम करनी है, हमें थोड़ा सा बस जानना है और आगे बढ़ जाना है, मतलब थोड़ा पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा करो, सिंपल। इसमें और भी वन जो ब्राउन ड्वार्फ होते हैं, ठीक है ना, ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं, देखो ये है बहुत बड़ा बाहुबली टाइप का, बहुत बड़ा जायंट जो भी है, कोई भी जायंट साइज का प्लानट है, और एक ये टुच्चा सा छोटू मोटू अपना बच्चा सा एक प्लानट है, इन दोनों के बीच के गैप को ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है ना, यही तो उन्होंने लिखा है, साइज बिटवीन द जायंट प्लानट लाइक जुपिटर एंड ऑफ द स्मॉल प्लानट, ठीक है ना, इनके बीच में जो रहेगा उसे ब्राउन ड्वार्फ कहेंगे, एकदम ये जायंट जैसा, जुपिटर एक स्मॉल अपना छोटा मोटू बच्चा जैसा। ये अदर एक और हमने बताया था कि 2018 में, QI 2021 में ढूंढा गया है, तो आप याद रख सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं, हम इधर एस्ट्रोनॉट बनने नहीं आए। सैटर्न, एज पर रिपोर्ट वो सैटर्न का कुछ मिल गया है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये 62 मून उसके पास पहले से थी, और 3 4 5 जो मून है और इकट्ठी कर दी हैं, तो हर एक मून को हमें पढ़ना नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है। तेलंगाना रोबोट पॉलिसी बनाई है, फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च द स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क विद विजन ऑफ द क्रिएट सस्टेनेबल रोबोटिक सिस्टम। अब ये रोबोट का एरा लाने के लिए ना, ये पहला स्टेट बन गया है तेलंगाना, जो कंट्री में पहला स्टेट है जिसने स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, ठीक है, तो इतना ही याद रखना है आपको कि तेलंगाना है जिसने रोबोट को बनाने के लिए थोड़ा सा उत्साहन दिया है, कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और वो एक अच्छा सा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं रोबोट के लेके, ठीक है ना। ये क्या एनर्जी है, क्या अकेडमिया है, ये हमारे किसी काम का नहीं। क्वाड है, उसने एक रेडियो असिस्ट नेटवर्क रेन सिक्योरिटी को चालू किया है। ये अभी एक क्वाड का एक सबमिट हुआ था हिरोशिमा में, तो आपको एक कमेंट में बताना है हिरोशिमा क्यों फेमस है, वाई इज फेमस नेम, हिरोशिमा क्यों फेमस है। ओके, फिर हम लोग रेन की बात कर लेते हैं। RAN, रेन क्या है बताओ मेरे को। रेडियो असिस्ट नेटवर्क, तो रेडियो असिस्ट नेटवर्क है जो, इसे सिक्योरिटी बोलते हैं, या क्वाड ने ओपन रेडियो असिस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी हटा दो, अभी इतने को आप समझते हैं। RAN रेन, रेन क्या है ऐसे समझ लो, इजीली ऊपर स्पेस होगा, समझते हैं। एक पलाऊ स्टेट है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब नेशन, नेशन से यहाँ पे मतलब है, एक देश है पलाऊ। ओके, आप इसकी ना जो अपने वेस्ट साइड है, पैसिफिक में वेस्टर्न रीजन में है, तो आप इसका ना पहले तो मैप देख सकते हो। पहला है आपका काम ये है कि पलाऊ का मैप देखो, आप नेक्स्ट टाइम क्या होगा मैं मैप डाल दिया करूँगा, तो धीरे धीरे से आप ना एक और काम करें, इसमें कोई चीज़ आपको लगती है ऐड कर सकता हूँ मैं, तो प्लीज़ यार कमेंट में ना सजेशन लिख दिया करो, सजेशन के लिए मैं हमेशा एग्री हूँ, तो मैं उसे ऐड कर दूंगा। अब क्या होता है, मैं अपने हैंड से तो सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप और थोड़ा सजेशन दोगे ना तो और बेस्ट हो सकता है। ओके, तो हम जानते हैं पलाऊ है, एक नेशन है। अब उधर क्या हुआ ना, क्वाड, क्वाड तो अपना जानते हो ना, क्वाड के कौन कौन मेंबर हैं, ये भी कमेंट में मेरे को बताएं कि क्वाड का भी नया मेंबर कौन बना है। ओके, तो पलाऊ के लोग हैं ना, बच्चा लोग, उधर इंटरनेट नहीं मिल रहा था, तो फिर उधर उन लोगों को पबजी खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो वो पबजी नहीं खेल पाएंगे। तो फिर मोदी जी को मज़ा आ गया, उन्होंने कहा वाह, ये तो पबजी वाला है। तो फिर मोदी जी को इन पर तरस आया, और मोदी जी ने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना इंटरनेट की सुविधा देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं रैन। रैन एक टाइप का मोबाइल नेटवर्क है, ओके, जो इंटरनेट चलाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पबजी खेलो और मस्त पबजी से अपने अच्छे से लड़की पढ़ाओ और स्कीम को लॉन्च करो। ओके, ठीक है, तो आपने देखा ना रैन का यूज हम लोग पढ़ने में, एजुकेशन यूज में, एजुकेशन के फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ओपन रैन, पलाऊ से शुरू किया गया है इसे, ठीक है ना, और ये है क्या, मोबाइल नेटवर्क है, तो वहाँ पे नेशनल मोबाइल नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब समझते ही हो। तो बस इतना हमें पता करना था, वो हम सीख गए, वो पबजी खेलना है ऐसे याद रखना है आपको। पलाऊ में लोग पबजी नहीं खेल पा रहे थे, तो मोदी जी ने कहा ये पबजी वाला है एक बच्चा, तो उसी पबजी वाले के लिए वहाँ पे नेटवर्क खोल दिया, मोबाइल नेटवर्क, मॉडर्नाइज पलाऊ नेशनल मोबाइल नेटवर्क, वो है रैन।
RAN provide critical technology to connect users to mobile network over radio waves. It also act as bridge to assist all key application on the जो एप्लीकेशन है उनके बीच में भी एक ब्रिज का काम करता है और ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है दोनों के लिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, तो ये क्या है, बाकी हमें इतना पता चल गया था। मल्टी सप्लायर रैन और बाकी ये बेनिफिट क्या क्या दे रहा है आप एक बार इन्हें पढ़ लेना। बाकी आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट वाला हमें हमें दो ही एनी हाउ, जब आप जाओगे ना तो दो ही क्वेश्चन पीटी के लिए लेने हैं कि व्हाट इज इट, ये क्या है, और ये उसके एप्लीकेशन क्या है या फिर यूजेस क्या है। इससे ज़्यादा हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि आप सारे PYQ आज ही जाके देख लो और उसमें यही दो क्वेश्चन के टाइम मिलेंगे। क्या है ये, समटाइम टर्म इन न्यूज, बता दो क्या है। तो इतना ही पढ़ना है हमें। हेल्प फॉर ऑल रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ बड़ा आया नहीं है ऐसा, और बहुत छोटी सी रिपोर्ट है तो ये कभी न्यूज में रह वो सॉरी पेपर में नहीं आने वाली। एंड टू कोविड-19 PHEC, जो अपनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, उसने बताया कि कोविड-19 खत्म हो गया। बस इतना बात है, एक डिक्लेरेशन हो गया है कि कोविड-19 खत्म हो गया। किसने किया है, तो ध्यान रखना है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, वो पब्लिक हेल्थ में इमरजेंसी को कंसर्न में रख के इंटरनेशनल कोई बॉडी होगी, ऐसे करके आज कर सकते हो। तो उसने बता दिया कोविड-19 खत्म हो गया। अब ये इधर लिखा है उन्होंने काय को खत्म हो गया, तो ये बात मेरे को नहीं लगता है कि आपको पता होनी चाहिए ये काय को खत्म हो गया। ये तो तुम खुद बता सकते हो कि उसके पेशेंट्स कम हो गए, क्या हो गया। ये देखो इसमें पूरा इन्होंने यही कार्यक्रम सेट किया हुआ है कि ये क्यों खत्म हो गया, क्या क्या होना चाहिए था। भाई 3-4 साल से परेशान है हम कोविड से, वैसे भी खत्म हो गया बस, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना इसके बारे में। और आपको पढ़ना है आप इसे जाके पढ़ लेना। और मोस्टली टाइम पे इन्होंने यही घुमा घुमा के वही बातों को 4 जगह घुमा घुमा के लिखा है कि ये इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इसके केसेस कम हो गए, रिड्यूस, देखो रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ सार्स कोविड-9, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कोविड-9, रिड्यूस मॉर्टिलिटी, ये सब कुछ कम हो गया। आदमी मर भी नहीं रहा है और मस्त उसको झेलने का क्षमता हो गया है, रेसिस्टेंट हो गया उसके अंदर, अब वो डर नहीं रहा है कोविड-19 से। तो बस यही सब कुछ है। MPOX मंकी पॉक्स, अब ये छोटे छोटे से पॉक्स चलते रहते हैं और मोस्टली ये जितने भी टुच्चे टाइप के पॉक्स हैं ये सब के सब किधर होंगे बताओ मेरे को, अफ्रीका में होंगे। सबके सब किधर होते हैं, अफ्रीका में। उधर ट्रॉपिकल एरिया है ना, तो ट्रॉपिकल एरिया में एनिमल से बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियां फैलती हैं। उधर एनिमल ही चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं और उधर बहुत सारी मैन वर्सेज एनिमल फाइट रहती है। तो ये क्या है, WHO ने ना मंकी पॉक्स को ग्लोबल या हेल्थ इमरजेंसी के लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कहा था, जो कि अब एंड कर दिया है। जैसे हम भी उसने कहा था ना कोविड को भी एंड किया तो इसको भी कर दिया। WHO हैज एंडेड द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर मंकी पॉक्स। कोविड के लिए भी खत्म है, मंकी पॉक्स के लिए खत्म है। अब ये मंकी पॉक्स क्या है, तो अब ध्यान रखना मोस्टली अफ्रीका में चलता है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कोई भी किसी प्रकार का वायरस, तो उसका लोकेशन भी याद रखना, क्योंकि हमने जो PYQ देखे हैं ना उधर उन्होंने लोकेशन पूछा हुआ है। H1N1 का ऐसा एक बार लोकेशन पूछता किधर फैला था, तो अफ्रीका में फैला था। और आपको ध्यान रखना है काफ़ी सारे लोग इसमें इन्फेक्टेड हुए थे। और कैसे होता है, तो अब क्या जानना है इसका, जब वो एंड हो गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब शुरू हुआ था तब जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिंक्लिन वायरस कोई काम का नहीं है, ऐसे हर टुच्चा वायरस नहीं पूछा जाता है, कोई बड़ा भयानक वायरस होना चाहिए। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, जो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है ना, इसके बारे में हम जानते हैं, TBSY। तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना में पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट, ये क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको, जो थैलेसीमिया एक डिसीज होती है, ठीक है ना, ये इनहेरिटेड डिसीज है, मतलब पापा से बच्चे को हो सकती है। ओके, तो पेरेंट्स से क्या होती है, पास होती है, ठीक है ना। ये ब्लड डिसऑर्डर होता है एक टाइप का, जो बॉडी में जो आपका ब्लड है ना, हीमोग्लोबिन, ब्लड में आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन, उसको कम कर देता है। तो थैलेसीमिया से क्या होता है, हीमोग्लोबिन HB कम हो जाता है। अगर HB कम हो जाता है तो फिर कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया। इसे हम सही से समझ लेते हैं, ये मान के चलो TH थैलेसीमिया बीमारी है, जिससे क्या होता है, ये HB को कम कर देता है, हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन के कम होने से हमें कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। तो मोस्टली ये बीमारी है कैसी, इनहर्टेड है, मतलब ये बाप से बच्चे को मिलती है, ठीक है ना, मतलब पेरेंट्स से, सॉरी, बच्चों को मिलती है। ओके, पेरेंट्स को होती है, तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर है जो उधर जाता है। तो आप समझ गए होंगे
कि थैलेसीमिया क्या है, तो कॉज इसका क्या है, एनीमिया हो जाता है इससे। एनीमिया क्या होता है, वो रेड ब्लड सेल्स, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का वर्क क्या है, आरबीसी को इधर से उधर ले जाने का। ओके, तो अब इसमें न्यूज में क्या है, ये तो हमने थैलेसीमिया समझ लिया। तो न्यूज में ये है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च थर्ड फेज ऑफ TBSY, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, इसका तीसरा फेज लेके आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि यदि आपको एक कोई डोनर मिल जाता है, ये TBSY ये कोल इंडिया CSR फंडेड हेमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। इसमें क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक प्रोग्राम है पूरा। लेकिन इसमें क्या है ना, आपको अपना डोनर ढूंढ के लेके आना है, आपका रिश्तेदार विस्तार कोई हो, उसको पकड़ लो और उसके स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट कर देंगे तुम्हारे में, और उसके बाद आपकी बीमारी सही हो जाएगी। बस यही है। तो अभी मिनिस्ट्री ने अपना थर्ड फेज लॉन्च किया है, तो थर्ड फेज लॉन्च किया इसलिए न्यूज में है। तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना क्या है, इसमें थैलेसीमिया की ये ट्रांस स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको एक डोनर चाहिए होगा, डोनर आपका होना चाहिए। इधर लिखा भी है उन्होंने, पेशेंट हु हैव मैच्ड सिबलिंग डोनर। डोनर आपका, सरकार कुछ नहीं करेगी भाई, समझ गए ना, वो सिर्फ मन की बात करेंगे। तो इंटरनेशनल पैथोजेंस सर्विलांस नेटवर्क, IPSN। अच्छा, ये इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क क्या है, इसे हम समझते हैं इजीली। ऐसा मान के चलो, आपने ना गूगल सीट देखा होगा, गूगल सीट थोड़ा कठिन हो जाएगा, हम इजीली समझा देते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना, टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है, वो देखा होगा। अब क्या है कि यहाँ पे कोई पर्सन है, उसने कोई चीज़ उसमें अपडेट किया, वो कोई चीज़ डाला, और यहाँ पे कोई पर्सन है, तो वो सेम चीज़ को वहाँ पे पढ़ सकता है। इसने जो डाला वो ये पढ़ सकता है, अभी ये आदमी इसने डाला तो ये तीनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ अपलोड किया तो ये सब पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई अपलोड किया तो हम ये सब पढ़ सकते हैं। कोई भी अपलोड करे किसी एक पे भी पोर्टल पे, वो सब लोग पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम। ये टेलीग्राम ग्रुप जैसा ये IPSN, ये WHO ने लॉन्च किया है, ग्लोबल नेटवर्क टू हेल्प स्विफ्ट डिटेक्ट थ्रेट फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज। ओके, अभी मान के चलो कोई भी डिसीज आई कहीं पे भी, ऐसे मान के चलो चाइना में आ गई, तो ये क्या करेगा, चाइना में यहाँ पे आई, इसमें ग्रुप में अपडेट कर देगा कि चाइना में कोई डिसीज आ गया, ठीक है ना। तो बस सारे कंट्री वालों को पता चल जाएगा कि वो टेलीग्राम के मेंबर है, मस्त वो लोग अपना प्रोटेक्ट कर लेंगे। यही है आपका IPSN। तो ये चाइना ने लॉन्च किया है, ग्लोबल नेटवर्क टू हेल्प स्विफ्ट डिटेक्ट एंड थ्रेट इन्फेक्शन डिसीज लाइक COVID-19 टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड। अब क्या होगा, प्लेटफॉर्म है, ये कनेक्ट करता है सारी कंट्री और रीजन को, और ये कोई भी बीमारी आएगा उसके बाद सब लोगों को पता चल जाएगा। बस समझ गया ना। तो IPSN क्या है, अपने टेलीग्राम ग्रुप डालते ही सब कुछ पता कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एन एसिनोवेक्टर बायोमनी, बायोमनी। तो ये एक टाइप का ना सुपर बग है, ठीक है। सुपर बग मैंने कल सिखाया था, जो कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस को डेवलप कर लेगा, और वो तुरंत मरता नहीं है। तो उसी टाइप का क्या है, एसिनोवेक्टर, एक टाइप का डेडली सुपर बग। ओके, ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन एनवायरनमेंट लाइक सॉइल एंड वाटर, ये सॉइल और वाटर में मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज एसिनोवेक्टर बायोमनी विच अकाउंट फॉर द मोस्ट एसिनोवेक्टर इन्फेक्शन इन ह्यूमन। तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन ब्लड में हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक में हो जाता है, लंग्स में हो जाता है। अब ये न्यूज में, क्योंकि वो WHO ने ऐसे क्रिटिकल थ्रेट बताया दुनिया के लिए, तो आपको याद रखना है, एक वेक्टर है, ये क्रिटिकल थ्रेट बन गया, WHO कह रहा है तो बड़ी बात है भाई। तो एसिनोवेक्टर बायोमनी, तो ऐसे कुछ इसमें कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, बायोमन्नू या बायोमनी या एसिनोवेक्टर, ये सॉइल में मिलता है और ये फिर लोग में हो जाता है, कोई ऐसा बनाओ निमोनिक वोनिक। ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू, वो फर्जी है। अभी मेट्रो में आप ह्यूमन ऑर्गन्स को नहीं ले जा सकते थे, तो फिर मेट्रो ने कहा है कि आप ह्यूमन ऑर्गन ले आओ, तो फिर आप ह्यूमन ऑर्गन के साथ में ले जाके काम कर, मतलब इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो। पहले डेड एनिमल, डेड बर्ड, बोन एक्सक्लूडिंग ब्लीचेस एंड क्लीन बोन्स, ह्यूमन स्केल्टन, पार्ट ऑफ बॉडी, ये कुछ भी नहीं ले जा सकते थे, अब सब ले जा सकते हो। मस्त। ट्रांसपेट, ये ट्रांसपेट
काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, लेकिन अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है। लास्ट ईयर शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई पीटी में क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन ट्रांसपेट बहुत सरल है। इसमें ना पीटी में क्वेश्चन आया तो फिर वो इतना सरल क्वेश्चन पूछ के ना भौकाल नहीं काट पाएंगे। अभी तौबा तौबा मच जाए, मतलब बच्चे रोने लगें, यूट्यूब पे लोगों के व्यूज आए कि हाय पेपर ऐसा आया, तो फिर वो उन्हें मजा आता है। ऐसा मान के चलो, वो जब वो कोहराम काट देते हैं ना, फिर कोहराम के बाद लोग रो रहे होते हैं, वो सुन के ना यूपीएससी के जो पेपर सिलेक्टर होते हैं उनको चैन आता है, फिर वो मस्त बैठ के हंस रहे होते हैं कि ये मजा आया। ठीक है ना, तो इसलिए वो शायद इस क्वेश्चन को नहीं पूछे होंगे। जस्ट किडिंग। ओके। तो ये ट्रांस फैट होता है क्या, उसे जानते हैं। ये अनसैचुरेट फैट होता है जो वेजिटेबल ऑयल से प्रोड्यूस होता है। अभी ना दो प्रकार का फैट होता है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। वैसे सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड होता है, अभी केमिस्ट्री में जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड होता है। ऐसे सिंगल डबल तो बहुत गहराई में चले गए हम, लेकिन ऐसे जानो सैचुरेटेड बॉन्ड जो होता है ना, वो सॉलिड सॉलिड में चला जाता है, सॉलिड मतलब स्टेट में चला जाता है, लेकिन ये हमेशा ना लिक्विड स्टेट में ही रहता है। अनसैचुरेट जो भी फैट रहता है वो हमेशा लिक्विड में रहता है, ये आपका सॉलिड हो जाता है। ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। अब ये थोड़ा सा डिटेल जानना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होता है, तो फिर वो हम लोग जब पूरा कोर्स पढ़ेंगे, मतलब उसका साइंस का, तब जानेंगे। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड आपका फैट होता है जो वेजिटेबल ऑयल से निकलता है, कॉमनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मैरागाराइन एंड कॉमर्सली पैक्ड ऑन द फ्राइड फूड। जो फ्राइड फूड रहते हैं उसमें मोस्टली यूज होता है, और फिर इसका बहुत नुकसान है बॉडी में। अभी मिलता कहाँ है, तो ट्रांस फैट आपको डेयरी प्रोडक्ट में मिल जाता है, मीट वीट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मिल जाता है, जैसे डालडा है, हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स, डालडा है उसमें मिलता है। और ये पैक्ड फूड रहते हैं उसमें मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है मिलता है किधर किधर है। कुकिंग ऑयल एंड स्प्रेड इनमें ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है कहाँ कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखना है डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है। ऐसा तो ऐसा मत सोच लेना कि अच्छा डेयरी डेयरी प्रोडक्ट पनीर ये तो बहुत मस्त चीज़ है, इसमें कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये अनसैचुरेटेड फैट है प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, समझ रहे ना, वेजिटेबल ऑयल से होगा। तो ये अकर्स नॉर्मली इन सम डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट में भी होता है। ओके। उसके अलावा डालडा में, तेल में, और ये जो आपके पैकेज्ड फूड रहते हैं उसमें, बेक्ड फूड रहते हैं उसमें भी होता है। आप वो जो केक खाते हैं उसमें भी होगा, कुकिंग ऑयल में रहते हैं, इन सब में मिलता है। अब इससे समस्या क्या है, अभी तो हमने पढ़ा ना ट्रांस फैट क्या होता है, तो अनसैचुरेटेड फैट होता है, वेजिटेबल इधर उधर मिलते हैं। तो अभी ये इससे दिक्कत क्या होने वाला है, तो इससे दिक्कत होगा कि वो क्या कहता है, आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एवं एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क टू हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक मतलब जो कार्डरी होता है ना, उसको ना कॉर्नरी हार्ट डिसीज होती है, उसके थ्रू ये अटैक में लोगों को मार देता है। ओके। तो अब ये न्यूज में क्यों था वो पढ़ते हैं, अभी हमने सिर्फ ये जाना है ट्रांसफैट क्या होता है, ये किधर किधर किस किस से होता है और इससे क्या होता है। तो जानिए, अनसैचुरेटेड होता है, ये नेचुरली और इंडस्ट्रियली दोनों तरीके से मिलता है, और इससे आदमी मर सकता है अटैक आके। अभी न्यूज में है इसलिए कि ट्रांस फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम ओपन फॉर कंट्री एप्लीकेशन। अच्छा, अभी इन्होंने कहा है डब्ल्यू ने कि एक ऐसा एप्लीकेशन डालो कि तुम कब तक ट्रांस फैट को खत्म कर दोगे, और उधर आप लिख के बताओ मेरे को कि कोई एक तारीख दो। मतलब डब्ल्यू ने एक ऐसा एप्लीकेशन जारी किया, उसमें कहा है सारे कंट्रीज से कि भैया अपनी तारीख दो कि ट्रांस फैट तुम कब तक खत्म कर दोगे, डेट दो, एक कोई डेट दे दो। ठीक है ना। तो अब ये प्रोग्राम है, इसमें सब लोगों को डेट मांगी है। तो अकॉर्डिंग टू WHO 40 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया है बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी। हाँ, इंडिया ने तो पॉलिसी लास्ट ईयर लागू की थी, तभी तो ये काफ़ी न्यूज में था। इंडिया इसको ख़त्म करने के मूड में है। ओके। तो इंडिया पे फोकस रखना है, बाकी और 44 कंट्री हैं जो ये चाहती हैं कि ये ख़त्म हो जाए। ओके। तो स्टेप टेकन टू रेगुलेट TFA, मतलब ट्रांसफैट। तो ये एक WHO ने रिप्लेस ट्रांसफैट फ्री बाई 2023 स्ट्रेटजी चलाई थी, रिप्लेस। R फॉर रिव्यू, E फॉर ठीक है ना, R फॉर रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, असेस, क्रिएट, इन्फोर्स, और ई का मतलब कुछ नहीं है। ओके, वो मार पीट के उसका ऐसे कुछ ना करते हैं ना, स्कीम बनाते हैं ना, उसमें भी मार पीट के ऐसा कोई ना कोई निक नेम बनाने की कोशिश करते हैं जो ना सेट हो रहा, इधर भी रिप्लेस सेट कर दिए, ई का कुछ मतलब नहीं रहा। ओके। तो FSSAI ने भी ये फूड मैन्युफैक्चरिंग को डिक्लेयर किया है, और ये उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से डिजाइन करके बताया कि कहाँ पे होगा कहाँ नहीं होगा, और जो भी FSSAI से परमिशन लेगा उसको ये
मानना पड़ेगा। राइस फोर्टिफिकेशन क्या है? तो ये भी काफ़ी न्यूज में था लास्ट ईयर, शायद इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो नहीं, इसे जानते हैं राइस फोर्टिफिकेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पहले जानते हैं, फिर जानेंगे कि न्यूज में क्यों है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि डेलीवेटली किसी भी चीज़ पे, मान के चलो ये चावल हैं, आम चावल हैं, ये क्या है? आम चावल। और ये है फोर्टिफाइड चावल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आम चावल थे, इनमें क्या किया हमने? डेलीवेटली माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब विटामिन और मिनरल्स, उनको इनके ऊपर हमने लगा दिया। अब ये आम चावल हैं, अब ये क्या हो गए? फोर्टिफिकेशन हुए हुए चावल हो गए, फोर्टिफाइड राइसेस हो गए। ठीक है ना? ये आम चावल, इनमें हमने विटामिन एंड मिनरल्स को ऐड कर दिया है, इसलिए ये फोर्टिफाइड राइस हो गए, बस सिंपल। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है आप बता सकते हो? डेलीवेटली इंक्रीज द कंटेंट ऑफ वन और मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट। हिंदी में लिख सकते हो कि फोर्टिफिकेशन क्या है कि जानबूझ के इसके ऊपर क्या कहते हैं, मिनरल्स और विटामिन को ऐड किया जाता है या मिलाया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? फोर्टिफाइड कहेंगे। ओके। अब ये होता क्यों है? तो आपका अपने आप ही सेंस ऑफ ह्यूमर कह रहा होगा कि इसलिए होता है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड की बढ़ानी है, कि माल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए क्या करना है? थोड़ा सा अच्छा खाना देने का है। ओके। तो हमें पहले समझ में आ गया राइट फोर्टिफिकेशन क्या होता है और इसका क्या लक्ष्य है, ये हम जान गए। तो ये सब जान गए तो एक चीज़ हम और जान जाते हैं कि अच्छे दिन आ गए। भाई जो हम पहले सस्ते मतलब आम चावल खाते थे ना, अब फोर्टिफाइड राइस खाएंगे, तो क्या हुआ? अच्छे दिन आ गए ना? बोलो हाँ, आए ना? तो ये बात हमें समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू अभी क्या कह रहे हैं, यूएन की रिपोर्ट कहता है कि जो ये अपना फोर्टिफाइड का एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया। अभी देखो मैंने बोला ना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इसकी इस सप्लाई से ना इम्प्रूव करनी है, इंक्रीज करनी है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज होगी तो बहुत सारी डिसीज हैं जो आपकी कम हो जाएंगी, जिनमें से सबसे पहली डिसीज है एनीमिया। आपको पता चलेगा कि इंडिया में अराउंड 60 to 70% वुमेन्स हैं ना, उनको एनीमिया मिलता है। 60 to 70% इंडिया की वुमेन्स हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं। अभी तुम में से भी कोई होगा लेकिन पता नहीं होगा, आप जाके चेक करवाना। ठीक है ना? तो 60 to 70% जो वुमेन्स हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं इंडिया में अभी भी। तो क्या है कि अब ये ऐसे चावल खाएंगे अच्छे दिन में आके, तो मस्त आपको एनीमिया कम हो जाएगा। तो यही बोला है यूएन ने, जो रिपोर्ट पब्लिश किया उन्होंने कहा है कि इससे इस प्रोग्राम से बहुत अच्छा हुआ है, घी दूध की नदियाँ बहीं जो, उससे क्या हुआ? एनीमिया कम हो गया, क्योंकि न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ गई, वो मस्त जो चावल खाए उनसे। ओके। तो ये जो हुआ है उसी के बारे में उन्होंने चर्चा की है। ऑल राइस इंस्टीट्यूट थ्रू द फूड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वुड बी फोर्टिफाइड बाई 2040। अभी बताया इन्होंने, जितने भी चावल बटते हैं जो कोटा पे मिलते हैं या फिर जिस भी सोशल प्रोग्राम के थ्रू आते हैं, वो सारे 2024 तक फोर्टिफाइड होंगे। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। 2024 तक जितने भी चावल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सोशल प्रोग्राम में, वो सारे के सारे क्या होंगे? फोर्टिफाइड चावल होंगे। ओके। अभी वो सारे के सारे नहीं है, लेकिन जितने थे उनसे बहुत प्रॉफिट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़, और एनीमिया बहुत ज़्यादा गिर गया है। ये यूएन की रिपोर्ट कहती है, समझ गए ना? यूएन की कहती होती है, सही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नेशनल रिपोर्ट ने कह दिया तो मान लो। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो फूड फोर्टिफिकेशन इज रेगुलेटेड अंडर एफएसएसआई, तो वो हमने जान लिया था। अब इसमें क्या क्या मिलाते हैं तो आपको पता है, मैंने बोला था ना विटामिन और मिनरल। तो B12 विटामिन, फोलिक एसिड और आयरन, ऐसा कुछ ऐड करते हैं। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानो कि विटामिन और मिनरल्स को ऐड करके कुछ बनाया जाता है। बेनिफिट क्या है? अब ये देखो, बेनिफिट हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से खुद बना सकते हैं बेनिफिट क्या होंगे। एनीमिया कम हो जाएगा, ठीक है ना? माल न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, तो एनीमिया अपने आप कम हो जाएगा। प्रिवेंट कुछ गोइटर, थायरोटॉक्सिकोसिस, ब्रेन डैमेज, इम्प्रूव फर्टल एंड नियोनटल हेल्थ। हर एक प्रकार का जो भी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसीज होती हैं, जैसे मान के चलो ये है माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना? अब इससे रिलेटेड बहुत सारी डिसीज होती हैं। अब जब यही जड़ है, यदि ये खत्म हो जाएगी तो ये डिसीज तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी ना। तो वही है, तो माल न्यूट्रिशन हमारा खत्म करने का मेन टारगेट है। और जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो जितना भी एनीमिया है या फिर गोइटर है या थायरोटॉक्सिक ब्रेन है, ब्रेन डैमेज, जो भी फर्टल रिलेटेड और भी डिसीज है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगे। तो राइस फोर्टिफिकेशन क्या है समझ पे ना? मिनरल और विटामिन को ऐड करो
और लोगों को बांटो, और ये कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा 100% सोशल जितना भी बढ़ता है 2024 तक। अभी इंडिया में राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में क्या चल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है ना। इसमें दो टेक्नोलॉजी चलती हैं जो मोस्टली, जैसे डस्टिंग, कोटिंग एंड एक्सट्रैक्शन होता है। तो फोर्टिफाई यूजिंग एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी विद माइल्ड राइस पल्वराइज एंड मिक्स विद द प्री मिक्स कोटिंग विटामिन एंड मिनरल। जो जितने भी राइस मील होते हैं ना, उनमें ये सब कुछ चलता है, उन्हें बॉयल किया जाता है, फिर उनमें से कुछ मिक्स करके बनाया जाता है। वो हमारे काम का नहीं है, बस इतना काम का था, वो हमने पढ़ लिया। फिशन, जो अपना एक नया नेक्स्ट टॉपिक है, फिशन मॉलिब्डेनम, बहुत कठिन नाम है, फिशन मॉलिब्डेनम 99। इसका नाम लेना काफ़ी कठिन है, तो मतलब ऐसे ही कठिन नाम पेपर में आ जाते हैं। तो ये क्या है, फिशन मॉलिब्डेनम 99। तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने क्या किया है, जो एक अपना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसमें इसको कुछ जुगाड़ किया है। तो अब पहले जानते हैं इसका बेसिक, अभी करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मीन्स नहीं है, पहले बेसिक हमें समझनी चाहिए। जो मॉलिब्डेनम है वो है क्या, ये एक टाइप का आइसोटॉप है, ठीक है, टाइटेनियम का। तो टाइटेनियम का आइसोटॉप है। अब आइसोटॉप जानते ही होंगे, अब क्या होते हैं नहीं जानते तो हम लोग अभी थोड़ी देर में पता करेंगे। तो ये आइसोटॉप है जो स्टोरलिम गामा और TC99M यूज हो। अब इसका दूसरा नाम TC99 भी है। एम, डिसीज एंड स्टडी ऑर्गन स्ट्रक्चर टू फंक्शन, स्पेशली यूज फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर। जो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर होते हैं उनमें इसे यूज किया जाता है। और इसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसके द्वारा न्यूट्रॉन इरेडिकेशन ऑफ फिजाइल 2000 कंटिन्यू। मतलब ऐसा है कि ये हम लोग को छोड़ देना चाहिए। इसमें क्या है ना, सिंपली हमें इतना जानना है कि ये मोलिब्डेनम 99 है क्या। तो आप ये ध्यान रखना, एक आइसोटॉप है, और एक इसका आइसोटॉप है, तो आपको इधर लिखा है टाइटेनियम, ठीक है ना। टाइटेनियम है जो उसका आइसोटॉप है ये, बस इतना याद रखो। और इसको अभी मोदी जी ने क्या किया है, अपने PM साहब ने, जो अपना इसका जो ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे इसको लोकेटेड किया है, ठीक है ना। इतना याद रखो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं जो हमें नहीं जाननी चाहिए। हर टेक्निकल बात को हम पढ़ने बैठेंगे ना, तो क्या है ना, हमारा मूड खराब हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और यही एक अकेले को जानने के चक्कर में बाकी जो अच्छा खासा पढ़ रहे हैं वो नहीं छोड़ना है। ओके, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, हाँ ये मस्त टॉपिक है, बहुत सरल है, अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। और ये लास्ट टॉपिक, रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है, और इंपॉर्टेंट टर्म इसमें होना, उनको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो कैल्शियम 41 कैन बी यूज इन द रेडियोमेट्रिक डेटिंग, कार्बन 14 यूज इन कार्बन डेटिंग। देखो दो टाइप की डेटिंग होती है, एक होती है कार्बन डेटिंग, और एक और टाइप की डेटिंग होती है जिसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे ठीक है ना। तो ये कार्बन डेटिंग, और एक होती है कैल्शियम से, जिसको हम बोलते हैं रेडियो मैट्रिक डेटिंग, ठीक है ना। अब क्या है, कार्बन डेटिंग में हम लोग C14 को यूज करते हैं, और यहाँ पे हम कैल्शियम 41 को यूज करेंगे, Cl को, कैल्शियम 41 को। सिर्फ ध्यान रखो ना, 40 को 41 से चेंज कर दिया है। तो कार्बन डेटिंग में क्या होता है, कार्बन 14 यूज होता है, और रेडियोमेट्रिक डेटिंग में क्या होगा, कैल्शियम 41 यूज होगा। ओके, जो कैल्शियम 41 यूज होगा, ओके, इसका नाम उन्होंने बदल के क्या रख दिया है, एक और नाम ATTA, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एटॉम ट्रैप ट्रेस एनालाइसिंग, एटॉम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस, ठीक है, अट्टा। तो ये जो अपना यूज होता है रेडियोमेट्रिक में, कैल्शियम 41, और इस टेक्निक को क्या कहेंगे, अट्टा। अब ये कैसे यूज होता है, वो सिंपल सा मैं तुम्हें इधर समझा देता हूँ। कोई भी टेक्निक होती है वो यूज कैसे होती है, ऐसे देखो, कार्बन डेटिंग है। अब ये जैसे मान के चलो, ये टाइगर है, जिंदा है, ओके, टाइगर ये जिंदा है, सलमान खान ने एक्चुअल में टाइगर जिंदा है, ओके। मान लेते हैं टाइगर जिंदा है। तो क्या होता है, जब भी कोई टाइगर होता है जिंदा, तो वो क्या करता है, कार्बन लेता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। हर एक हम सब के अंदर कार्बन होता है, तो ये क्या करेगा, कार्बन 14 लिया होगा, ये 14 लिया। तो जब ये जिंदा था, इधर देखो, जब ये जिंदा था तो इसने कार्बन लिया, तो इसके बॉडी में कार्बन 100% था। अब ये मर गया, तो टाइगर मर गया, अब टाइगर जिंदा नहीं है। तो क्या होगा, इसकी बॉडी का डिके होगा, सड़ना शुरू होगी, गलना शुरू होगी।
तो जैसे जैसे इसकी बॉडी गलेगी वैसे वैसे क्या होगा, C14 भी कम होता जाएगा, उसका भी डिके होता जाएगा। तो बॉडी का डिके प्रोपोर्शनल C14 डिके। तो जितना बॉडी अपना डिके हो जाएगा, गल जाएगा, उतना ही C14 डिके हो जाएगा। तो इजीली हम पता कर लेंगे कि जितना बॉडी डिके हुआ होगा उतना ही क्या होगा, C14 डिके हुआ होगा। अब C14 के डिके होने का एक रेशियो है कि कितने टाइम में कितना डिके होता है, और उसी रेशियो के हिसाब से हम बॉडी का पता कर सकते हैं कितने टाइम पहले का है ये। समझ गए ना, जिंदा था तब 100%, और जैसे ही ये मान के चलो 50% पे आ गया तो इसका हाफ टाइम हो जाएगा। जैसे 25% पे आ गया तो 1% टाइम, 1.5 1.4 मतलब 1/4% हो जाएगा इसका टाइम। समझ में आया ना? ऐसे करके एक और बार देख सकते हो इजीली। किसी का भी होता है, सबका सेम यही होता है, बस उनका डेट का अलग अलग हो जाएगा। ये मान के चलो 100% कार्बन है इसके पास C14। 100% C14 कब होगा, जब इसका बॉडी जिंदा होगा। जैसे जैसे बॉडी डिके हुआ, बॉडी हुआ 50% डिके, और इधर भी मान के चलो आपका C14 कितना डिके हुआ, मान लेते हैं हम 50% हो गया। और ये मान के चलो 100%, हम लोग एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक ईयर मानते हैं। मान के चलो 100 साल इसका 100% का है डिके होने का, तो यहाँ कितना हो गया 50, तो 50% डिके हुआ 50 हो गया। अभी मान के चलो यहाँ पे ये 100% डिके हो गया, 100 तो हो जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं 90% डिके हो गया, कुछ तो अवशेष मिलने चाहिए ना। 90% डिके हो गया, तो ये भी 90% डिके हो गया, मान लेते हैं, सिर्फ हम मान रहे हैं कैलकुलेशन सर्व करने के लिए। तो क्या हो गया, 90 साल हो गए। तो 90 साल पहले ये जानवर जिंदा था, हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, इसका जितना डिके होता जाता है उसका रेशियो चलता रहता है यहाँ पे कि ये कितने पे कितने साल का है। तो वही हर एक का होता है। अब चाहे कैल्शियम से देखेंगे तो उसका अलग हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बन से थोड़ा स्लो डिके होता है, तो स्लो डिके होगा तो वो ज़्यादा साल का बता देगा। कार्बन का जल्दी डिके होता है तो वो थोड़ा सा कम टाइम का बता देगा, क्योंकि 100% डिके हो गया फिर तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बस स्लो होना चाहिए तो वो ज़्यादा ईयर हो जाएगा। तो देखो 100% C12 था, यहाँ पे कार्बन भरा हुआ है डेथ के टाइम पे। अब क्या हुआ, 50% C14 हुआ, तो कितने टाइम में 50% C14 गलता है, 5730, मतलब 5730 साल लग जाएंगे किसी चीज़ को गलाने में, तब वो कितना होगा 50% हो पाएगा। अभी ये 25%, तो 11460, 12.5%, 17,000। बात समझ में आ गई, वही इन्होंने लिखा हुआ है। ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, ऐसे ही कैल्शियम का है। अब क्या है कि कैल्शियम है ना, इसका क्या है, कैल्शियम का जो कैल्शियम का लाइफ है ना, वो जो डिके होने का वो बहुत ज़्यादा है। वो कितना है, 99,400 साल। ठीक है ना, 99,400 ईयर्स में ये डिके होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कहते हैं लंबा बता सकता है टाइम, बहुत सारे लंबे के मान के चलो 1 लाख साल तक का ये बता सकता है। लेकिन कार्बन इतना नहीं बता पा रहा है, कार्बन कम बताता है। तो कार्बन से ये बेस्ट है, लेकिन दिक्कत एक इसमें है ना, इसका अकरेंस नहीं है, ये मिलता नहीं है हर जगह, जो कि कार्बन हर जगह मिल जाता है, इसलिए कार्बन को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। कार्बन ज़्यादा चलन में है, ज़्यादा चलन में होने का मीन्स है कि वो इजीली हर एक एनिमल और हर एक जगह मिल जाता है। और कैल्शियम 41 नहीं मिलता है, इसीलिए क्या है कि वो हर एक जगह नहीं मिलता है, लेकिन वो एक अच्छा साधन है क्योंकि वो ज़्यादा लंबा बता सकता है। ऐसा मान के चलो कार्बन बता रहा है, सॉरी 99,400 ईयर्स का बता रहा है कैल्शियम, कार्बन का मान के चलो ये 50 साल का बता रहा है, या 50,000 साल। ठीक है ना, तो इससे कम है ना ये, आपकी ज़्यादा है। लेकिन ये फिर हर जगह कैल्शियम मिल नहीं रहा है, मिल तो हर जगह कार्बन रहा है, तो इसलिए ये बेटर है इससे, क्योंकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या मिल गया कि इसका अकरेंस हर जगह नहीं है। सिंपल, क्योंकि यही इन्होंने सब इसमें लिखा हुआ होगा कि अवेलेबिलिटी इसकी कम है और इसकी लेस फ्रिक्वेंसी है। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होती है तो मैंने तुम्हें समझा दिया। ओके, लिमिटेशन ऑफ कार्बन 14, ये अनस्टेबल वीक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये 57 साल चलता है। जो मैंने इधर लिखा था 50, तो इसका 57 साल है। मैंने वो एक्यूरेट नहीं था, मैंने वो हाइपोथेटिकल मान लिया था। तो ये ज़्यादा बता सकता है, सिर्फ यही है। ओके, तो ये अपना साइंस एंड टेक खत्म हो गया। तो रेडियो एक्टिव आप सीख गए, कैसे डेटिंग होती है ये भी आप सीख गए। ओके, बाकी कुछ डेटिंग आप पहले से जानते थे। ओ एन आउट, गुड नाइट। और आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, सजेशंस लिखेंगे, तो शायद मैं और अच्छे से इसे बना पाऊँगा। ओके, तो ये आप कर लीजिए, बाकी मैं कर ही रहा हूँ अपने हैंड से। थैंक यू।